आप में से इस बार कौन कौन ये मानता है कि इस बार क्लास 10 साइंस तो यार अपनी है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। हरे कृष्णा, क्लास 10 कैसे हैं आप सभी? तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? एज यू ऑल नो, ज्ञानिकीरा के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया था सैंपल पेपर की सीरीज है। पीवाईक्यू सीरीज बस एक लेक्चर रह गया है, खत्म हो चुका है। एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है, जल्दी एग्जाम्पलर भी आने वाला, बहुत कुछ है। तो आज हम करेंगे सैंपल पेपर की सीरीज में सेट नंबर 3 को। इससे पहले दो सैंपल पेपर और साथ में सीबीएसई ने इशू किया था ऑफिशियल सैंपल पेपर, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। कितना अच्छा है ना, 5 आपको सैंपल पेपर इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। बाकी इसकी जो पीडीएफ हमें कहां मिलेगी, वो मिलेगी ज्ञानिकीरा की ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंदर। अगर नए हो ना, डिस्क्रिप्शन पे जाओ और जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पर बहुत सारे आपके यूजफुल पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। और इसके साथ साथ मैंने सेशन के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन सभी के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर देना। अपना नाम साथ में रीजन जरूर मेंशन करना। और बच्चे ऐसे 5 करेंगे, ये तीसरा है, 4th और 5th में जल्दी आएगा। और आई प्रॉमिस कि एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर सीरीज में जल्दी लेकर आ रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट। उसके साथ साथ बहुत सारी स्पेशल वीडियोस हैं। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और बाकी अगर आपने हमारे ज्ञानिकीरा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। लेट्स गो टू द वीडियो। यस, तो स्टार्ट करते हैं अपने सैंपल पेपर 3 को। देखो, जब भी आप सैंपल में करो ना, आप क्या करो, आपको यहां से एनालाइज करना है कि हमने जो क्लास 10 की तैयारी करी है, क्या वो तैयारी आपकी सफिशिएंट थी? आप इस पेपर को आराम से सॉल्व कर पा रहे हो? या फिर अगर मान लो कि सपोज कोई क्वेश्चन आया चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से और वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, तो ये मत सोचना कि यार क्वेश्चन टफ था। ना जी ना, पक्का कुछ बातें आपने एनसीईआरटी में मिस की होगी और वही बातें आपको सीखनी है। जब भी सैंपल पेपर करो तो ये सोचो कि यार जो चैप्टर्स हमको नहीं आते थे ना, वो यहां दिख रहे हैं, यहां पर विजुअलाइज हो पा रहा है कि ये चैप्टर कमी है। बैक टू एनसीईआरटी, कवर करो, फिर से आओ, ये सीखना है। ठीक है, परफेक्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। और यहां पे एक छोटी सी बात लिखी है, मैं चाहता हूं सब मिलके ये बात अभी बोले, साइंस तो अपनी है। फिर से बोलो, साइंस तो अपनी है। और ये रहा सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। राइट वन ऑब्जर्वेशन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर। तो क्लास 10 की पहली जर्नी, जब क्लास 10 की जर्नी स्टार्ट की थी, सबसे पहला एक्टिविटी यही था कि आपके पास एक ये टोंग्स है, अ पेयर ऑफ टोंग्स है, तो यहां से आपने किसी एक मैग्नीशियम रिबन को होल्ड कर रखा है और यहां से दिया बर्नर और आपने इसको बर्न कर दिया। जब बर्न करता है, याद आया कुछ, मैग्नीशियम रिबन ऑलवेज बर्न्स विद अ डैसलिंग फ्लेम। तो ये और सेम यही एक्टिविटी है जो आपने देखा क्लास 10 की जर्नी में। और यहां पर है क्या कि सर जब इसको बर्न किया गया तो यहां पर क्या होता है, एक ऐश इकट्ठा होगा। परफेक्ट है। तो आपके पास क्या मैग्नीशियम का रिबन है, तो डैम श्योर है Mg है। और बर्न किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन। और क्या बन जाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। बैलेंसिंग कर लेंगे, वो इसका पार्ट नहीं है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यही आपका व्हाइट रंग का पाउडर है, जो कि आपके वॉच ग्लास में, ये ना, ये वॉच ग्लास में आपके जो है आते हैं। परफेक्ट, आपका व्हाइट रंग का पाउडर चलेगा, यह सर दौड़ेगा। तो आपको आंसर लिखना क्या है, आपको लिखना है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, इट बर्न्स विद अ डार्सलिंग फ्लेम टू फॉर्म अ व्हाइट रंग पाउडर। जिसे व्हाइट रंग पाउडर, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। परफेक्ट है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में सेशन के दौरान पूछने वाला हूं, उन सभी के आंसर आप कॉपी में लिखो या फिर कमेंट सेक्शन पे बताते ही जाना, मजा आएगा। कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आपने इसकी दोस्ती करवा दी वाटर से, मतलब आपने वाटर से रिएक्ट करा दिया, तो यहां पर मान लो X बना। अगर इस X के मैं pH की रेंज की बात करूं, अगर pH के रेंज की बात करूं, तो वो रेंज क्या होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के और पे क्वेश्चन था, इन अ कॉनिकल फ्लास्क, आपके पास एक फ्लास्क है, वहां पर क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मींस एसिड है आपके पास। और यहां पर इसको पोर किया गया, ढाला गया किस पे, जिंक के ग्रैनुअल्स के ऊपर। क्या पूछा, ऑन टचिंग द फ्लास्क डू यू फील एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो ये भी क्लास 10 की जर्नी की सेकंड एक्टिविटी थी, शायद, आई थिंक, हाँ सेकंड ही थी। तो आपके पास है क्या, आपके पास बच्चे जिंक के ग्रैनुअल्स हैं और आपने क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा केमिकल रिएक्शन यहां टेक्स प्लेस कर रहा है, देखो बहुत सिंपल है। आपके पास जिंक था, जिंक की आपने दोस्ती करी H2SO4 के साथ है, तो ये रिएक्शन है क्या सर, ये है मेटल और ये एसिड है। मेटल प्लस एसिड क्या बनता है आपका,
सर सॉल्ट बनेगा प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है, डैम श्योर है? यस सर है। तो अब ये सॉल्ट क्या है, इसको पहले रब किया जाए, ये सॉल्ट हमें पहचानना है। तो आप मुझे बता हुआ क्या कि सर आपका जो ये जो आपका H2 था वो बाहर आ गया, बचा क्या बच्चे, आपका Zn बचा और आपका SO4 है। एंड हाँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप इतने बड़े तो हो नहीं कि आप हमें बच्चे बोलते हो। बेटा देखो क्या ना, ये मेरा प्यार से निकलता है, मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ नीचे दिखाता हूँ, ये मेरे प्यार से निकलता है। मैं बच्चा ना याद हो चुकी है। ये बता इवन क्या होता है, कई को ना कोई अगर मुझसे कोई सीनियर ही फोन कर रहा, मैं ऐसे बोलता हूँ हाँ बच्चे बोला हाँ, तो वो गलती से निकल जाता है, तो वो मेरी हैबिट बन चुकी है बेटा। तो सो सॉरी, इसके लिए माफी मांगता हूँ। अगर किसी को हर्ट होता है तो आप सभी, ठीक है चलिए, ऐसे ना क्या है तो आ जाओ। तो जरूरत से कि आपका प्लस का 2, ये माइनस का 2, क्या बनेगा आपका, ये बनेगा ZnSO4 प्लस में आपका S2 है। और ये रिएक्शन हुआ क्यों, बिकॉज आपने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक H को डिस्प्लेस करेगा और ये केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा। इफ समवन आस्क यू, बताओ ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, सो वेरी सिंपल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है, यहां पर पूछा गया था, यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर थोड़ी सी एनर्जी भी बनती है। अगर एनर्जी बनेगा तो आप मुझे बताओ टेंपरेचर इंक्रीज की डिक्रीज, डैम श्योर सर इंक्रीज है। तो ऑन टचिंग द फ्लास्क, यस, आप देखोगे कि जो कॉनिकल फ्लास्क वो गर्म हो गया, टेंपरेचर इंक्रीज हो गया, चलेगा? यस सर। और यहां पर एक क्वेश्चन जो आपसे है कि जो हाइड्रोजन गैस है जब ये बर्न करता है तो एक साउंड निकालता है, और इस साउंड का नाम क्या है, मतलब क्या साउंड है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन देना, जरूर देना, ठीक है? अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन के सामने। राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। जब चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ रहे होंगे, ये मेरी रिकमेंडेशन खुद से है कि आप सॉल्ट फैमिली की हर एक बातों को एनसीईआरटी से रीड करना, परफेक्ट है। एंड बच्चा लो, चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ। आपको सिर्फ ईमानदारी से और एक पंक्चुअल तरीके से पढ़ाई करनी है, कंटेंट को इकट्ठा नहीं करना है, कंटेंट जैसी मिले लपेट लो, आ जाओ। तो आपके पास बेकिंग सोडा है, ये जो बेकिंग सोडा क्या होता है सर, बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा एक सॉल्ट फैमिली से है, और इसका जो केमिकल नेम है, इसका जो केमिकल नेम है, एक काम करते हैं, पहले इसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, और जैसे हम केमिकल फॉर्मूला लिख लेंगे तो आप आराम से इसका नेम तो बता ही दोगे। केमिकल माय 1 सेकंड माय डियर, और हर एक चीज टू द पॉइंट, ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। और यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास आएगा केमिकल फॉर्मूला, परफेक्ट है, ओके ओके यस सर। तो फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3। खुद सोचो ये क्या बन गया, अब नाम बताओ सर, वेरी सिंपल, ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट्स द परफेक्ट आंसर, यस नो क्या है। चलो बेकिंग सोडा की बात की है, जहां जहां बेकिंग सोडा आएगा एक क्वेश्चन तो बनता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यही रहा बेकिंग सोडा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बन के कंपाउंड्स है, मुझे कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो बनाते हैं कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड, क्यों, बिकॉज कार्बन ना किसी से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना किसी को डोनेट करता है, तो ऐसे में जो कार्बन कंपाउंड बनेगा उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड है। और कोवेलेंट कंपाउंड थोड़ा सा वीक होता है एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होते हैं, तो आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और कोवेलेंट बॉन्ड कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक है, आयोनिक वाले स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। और एक बार ध्यान से, तो ऑप्शन क्या आपके पास, तो इसका आंसर तो चाहिए रहा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। और यहाँ पर ना, यहाँ पर देखो दिखाया हुआ है, ये होता क्या है, बिकॉज देखो ये मानो सपोज ये आपका HCl है, ये आपका HCl है, और ये आपका ये HCl है, तो इन दोनों के बीच में ये भी कैसा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से बना है, तो पक्का सर ये क्या होगा, पक्का सर ये कोवेलेंट कंपाउंड होगा। और जो बगल वाला है वो भी कैसा, कोवेलेंट कंपाउंड है, और इसी के बीच में ये कोवेलेंट और ये कोवेलेंट के बीच में जो आपका फोर्स है, इसे क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और इसी को क्या, ये वीक है, ये वीक फोर्स होते हैं, तभी इनका ये तो आपका HCl का था, वैसे कार्बन कंपाउंड्स भी आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से हेल्ड होते हैं, इसीलिए आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आएगा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि जो स्ट्रक्चर है, ये ध्यान से देखो, ये आई थिंक आपके ना क्लास 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके कवर पे भी है, शायद चेक करना, शायद मैं राइट हूं, अगर मैं, तो आप चेक करना, बताना मुझे ये स्ट्रक्चर किसका, बोलो क्या है, मेरा मंत्री कौन, वैसी कुछ है, ये स्ट्रक्चर किसका है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आराम से हर एक बातों को सीखना है। चलो एंड मुझे एक बात बोलूं, हाँ पता होता क्या है, दीपक सर और मेरा कंपटीशन चलता है, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे लाइक मांग रहा हूँ, होता क्या है कि हमारा कंपटीशन चलता है कि किसकी वीडियो ज्यादा पसंद करेंगे बच्चे। तो ना मैंने इसलिए इंट्रो में नहीं बोला, तो जो वीडियो देख रहा ना यार लाइक करते जाना, भले बाद में डिसलाइक करते हैं लेकिन स्टार्ट में लाइक कर देना, थोड़ा कंपटीशन चलता है, मजा आता है चढ़ाने का, ठीक है, जरूर करना चाहिए, मजा आएगा। तो उनको भी चलने की, तो मैं जानबूझ के ना इंट्रो में नहीं बोलूंगा, ना इंट्रो ना आउट्रो,
बीच में बोलूंगा ताकि दीपक सर चेक ही ना करें, वो इंट्रो खुद ही एडिट करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक आ जाओ। विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, और कौन सा स्लोएस्ट है, कौन सा फास्टेस्ट चलेगा और कौन सा स्लोएस्ट, चेक करते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये रहा आपके पास है, ये आपके पास व्हाइट लाइट है, इसमें जब इसको डिस्पर्जन होता है तो यहाँ पर डिस्पर्जन टेक प्लेस करेगा जब प्रिज्म के अंदर जाएगा। क्यों होता है ये भी सुन लो। इस प्रिज्म के अंदर देखो, प्रिज्म के बाहर क्या एयर है, तो एयर या वैक्यूम, बिकॉज क्लास 10th में आपके एयर और वैक्यूम को एक ही माना गया, लेकिन एक नहीं होते, कुछ डिफरेंस है। तो एयर और वैक्यूम पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, उन सभी की जो स्पीड वो सेम होती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाएगा, कहां पर, प्रिज्म के अंदर, जैसे ही अंदर एंटर करेगा सबकी स्पीड अलग अलग हो जाती है। और सबसे ज्यादा स्पीड होती है किसकी, किसकी किसकी, रेड की। और रेड की स्पीड सबसे ज्यादा है, तो बोला क्या फास्टेस्ट कौन ट्रेवल करेगा, तो जो फास्टेस्ट है इसका आंसर हो जाएगा रेड, और जो स्लोएस्ट है इसका आंसर वायलेट हो जाएगा। और एक और बात ध्यान रखना कि आपके वेलोसिटी और वेवलेंथ कैसे होते हैं, वेलोसिटी और सर जो वेवलेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं। तो यहां से कनेक्ट करो कि मैंने आपसे बोला कि अगर रेड का स्पीड सबसे ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ भी क्या होगा, सबसे ज्यादा, और वायलेट का वेवलेंथ सबसे, स्पीड सबसे कम या वेलोसिटी सबसे कम, तो वेवलेंथ सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम होगा। हाँ ठीक है, बिकॉज दोनों कैसे डायरेक्टली होते हैं, परफेक्ट आपका। और मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है, तो इस रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से इसे कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ है। विच काइंड ऑफ मिरर्स आर यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ अ मोटर कार। अगर मैं 100 में से ना इस क्वेश्चन का, 100 बच्चों में से इस क्वेश्चन का आंसर पूछूं तो छूटते तो क्या बोल देंगे, छूटते ही बोल देंगे सर इसका आंसर कॉन्वेक्स है। क्यों, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है, वो रट जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर। तो जैसे कार सुनते ही ना आपका आंसर कॉन्वेक्स, ना जी ना ना ना। पूछा किसमें, ये पूछा हेडलाइट में। तो हेडलाइट में होता क्या है कि आपके पास जो लाइट है ना वो ऑब्जेक्ट है, हम चाहते हैं कि जब देखो इसमें, ये फिगर देखो, फिगर देखो, फिगर, तो हम क्या चाहते हैं, ये जो हेडलाइट्स में कुछ ऐसा मिरर हो जिससे यहाँ जब रे निकले, जब यहां से रे निकले तो मैक्सिमम ना पैरेलल तक, बहुत दूर तक जाए। तो आप मुझे बताओ कॉनकेव के केस को याद करो। कॉनकेव के केस में जब आपका ऑब्जेक्ट, जब बच्चे आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, ऑब्जेक्ट आपका एट एफ होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस में होता है, तो इस केस में आपका इमेज कहां बनता है सर, इस केस में आपका इमेज बनेगा, बोलो एट इंफिनिटी ना, यही किया जाता है, यही किया जाता है। तो हम करते क्या है, कॉनकेव मिरर में जो आपका ये जो लाइट है, लाइट उसको रख देंगे एट एफ, है ना। तो जब एट एफ रखते हैं तो वहां से जो रेज आएंगी ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी, वो कहां तक जाएंगी, इंफिनिटी तक। आप यही तो चाहते हो, ठीक है। और एक काम करते हैं, पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर ओवरलैप हो गई है, इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूं, चलो 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 चलो, क्या है, आप देखो जो आपको वर्डिंग लिखनी है, और जब भी मैं आपको स्टेटमेंट दूं ना, यहां से देखो कि आपको कैसे की पॉइंट लिखने होते हैं, इसकी भी तैयारी आपको करनी है। चलो देखो है कि आपके पास कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, बिकॉज जब बल्ब को प्लेस किया जाएगा कहां बेटा, फोकस में, तो इमेज कहां बनेगी आपकी, इंफिनिटी पे चलेगा। अब देखो, अब मुझे बताओ, अब यहां पर कौन सा मिरर है, सोचना, अब यहां पर कौन सा मिरर है, तो जो भी आंसर होगा वो, और क्यों, वाई, उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अगर कॉन्वेक्स है तो वाई, कॉनकेव है तो वाई, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। Why does a ray of light bend when it travels from one medium into another? Means आपके पास है क्या, देखो इस फिगर को देखो, यहाँ पर दो फेनोमेना टेक प्लेस कर रहे हैं। कौन कौन से, एक तो हो रहा है क्या बेटा, एक तो आपका हो रहा है यहां से लाइट आया, बाउंस बैक चला गया, इसे क्या बोलते हैं सर, इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परफेक्ट है। लेकिन जो नीचे आया हुआ क्या, देखो लाइट आ रहा था, अब देखो जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो ऐसे चला गया, इसका मतलब अपने पाथ से डेविएट हो गया, और इसी को क्या बोलते हैं सर, इसी को तो रिफ्रैक्शन बोला जाता है। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर है। और ये n1 और n2 क्या है, अब होता क्या, अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो जो n1 और n2 है बेटा, ये क्या है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको ये आइडिया मिलता है कि लाइट आपका रेयर से डेंसर जा रही है कि डेंसर से, क्यों, बिकॉज जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही डेंसर वो मीडियम होगा। फिर से बोलो, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही वो डेंसर होगा। तो अगर मैं बोलूं कि बेटा आपके पास एयर है और ग्लास है, तो बताओ किस केस में जो एयर ग्लास कौन सा डेंसर होता है सर, ग्लास ना, तो जो ग्लास है, ग्लास का पक्का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। और ये आप चेक भी कर सकते हो। अब सर हमें आंसर तो मिला नहीं, वेरी सिंपल, आप बोलोगे अलग अलग मीडियम पे जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए वो कुछ डेविएट हो जाता है। तो आप बोलोगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट
travels from one medium into another, it deviates because in different mediums light has different speed. चलेगा? Yes sir, दौड़ेगा. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. इसी के और में था, in a concave mirror where should we keep the object so that image जो है रियल बने, inverted और enlarge है. ये जो आपका रे डायग्राम की जो टेबल है, अगर आपको दिक्कत होती है ना, मैंने अच्छा लेक्चर में बहुत ही प्यार से याद कर रखा है, तो जाके देख सकते हो. है क्या? रियल चाहिए, साथ में इन्वर्टेड और एनलार्ज है. जो कॉनकेव मिरर है वो दो केस में एनलार्ज इमेज बनाता है. कौन कौन सा? एक तो केस जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है, ध्यान से फिगर को देखा जाए, जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है ना. तो इस केस में देखो जो दिख रहा है, इस केस में जो इमेज है वो कैसा आपका इमेज, एक तो आपका रियल है, साथ में क्या आपके पास रियल. क्यों रियल? इसीलिए बिकॉज आपकी जो रेज है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है. जब भी रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है उसको तो रियल ना. और साथ में क्या देखो, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इट मींस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और जो इमेज वो नीचे बन रहा है, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड ना. रियल है और साथ में इन्वर्टेड है. और साइज को देखा जाए तो सर वो भी कैसा आपका एनलार्ज है. इसीलिए तो आप बोलोगे कौन सा केस है बेटा, कौन सा केस है कि व्हेन द, आप बोलोगे बिटवीन, आप केस लिख दो बिटवीन बच्चा आपका एफ एंड सी है. अब मैं यहां से एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ इस केस के लिए जो ये बना है, यहां पर जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है, दो चीज बतानी है. एक तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, एक तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, इट मींस लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, और इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आगे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है. नेम द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ thumb and forefinger in the Fleming's right hand rule. बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल का इस्तेमाल कहां होता है. ये सुनो, जब भी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है, मींस कोई कंडक्टर है उससे आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है, उस केस में जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसकी डायरेक्शन देता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अगर नहीं पता नोट करते रहो. और सेम आपका क्या है कि जब किसी कंडक्टर को प्लेस किया जाता है ऐसे रीजन पे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उससे करंट इंड्यूस होता है, और उस करंट जो इंड्यूस हुआ है उसे इंड्यूस करंट बोलते हैं. उसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है. एक बार ध्यान से देखा जाए, फिगर आया क्या? ओके परफेक्ट आपका. तो ये रहा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. चलेगा. तो यहां पर है कि बेटा आपका जो थंब है वो क्या देगा, थंब आपका देता है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, या फिर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, या फिर जो इसमें फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है. चलेगा. और आपके पास बेटा ये जो वाला फिंगर है, इसे इंडेक्स फिंगर ही बोलते हैं. ये क्या देगा, मैंने सॉरी ये लेफ्ट उठा रखा है आपका, ठीक है. ये मैग्नेटिक फील्ड देगा. और जो नीचे वाला है ये वाला जो फिंगर है सबका, वो क्या देगा आपको, करंट इंड्यूस है. तो बोलना क्या था, सिर्फ आपको ये फिगर ड्रॉ नहीं करना, समझाने के लिए है. तो आप बोलोगे सर जो थंब है ना, थंब देगा, बोलो क्या, थंब देगा आपका, हाँ यस, फोर्स ऑन अ कंडक्टर. और जो फोर फिंगर है, जो आपका फोर फिंगर है, वो क्या आपका, जिसे इंडेक्स फिंगर ही बोलते हैं, वो आपका देगा मैग्नेटिक फील्ड है. एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर. मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आई है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के प्रिसाइज डेफिनेशंस है. ठीक है. चलिए आप क्या कह रहे हैं, अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रीली इन व्हिच डायरेक्शन विल इट सेटल एंड व्हाई. बच्चे ये सोलिनॉइड का ना, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो इसको फिगर को देखो, इन दोनों फिगर को देखो. एक तरफ है आपके पास बार मैग्नेट है, और एक तरफ आपके पास क्या है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड है. इसमें कुछ तो सेम बात है. ध्यान से देखो कि सर इस वाले केस में क्या हो रहा है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से निकली, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है ना. और इसके अंदर साउथ से निकल के नॉर्थ में जा रही है. सेम कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा आपको. ध्यान से देखो कि सर सेम वही है. आपका ऐसा लग रहा है कि मान लो एक एंड क्या बन गया, नॉर्थ पोल, और एक एंड साउथ पोल है, और नॉर्थ से साउथ, आपका जो है अंदर साउथ से नॉर्थ है. तो इसे होता क्या है, तो यहां से क्या सीखना है कि सर जो सोलिनॉइड है और जो मैग्नेट है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम होती है. इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई में कि सोलिनॉइड के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किसको रिजेंबल करता है, किसके जैसा दिखता है. तो आप बोलोगे बार मैग्नेट है. चलेगा. तो और एक और प्रॉपर्टी, जब हम बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे, तो जब इसको सस्पेंड किया जाता है, धागा बांधा सस्पेंड किया, तो इसका देखो फिगर को देखो, फिगर देखो, जब हम सस्पेंड करते हैं तो जो आपके मैग्नेट जो नॉर्थ होता है, जो मैग्नेट का नॉर्थ होता है, वो आपके अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है. और जो मैग्नेट का साउथ पोल होता है बेटा, वो अर्थ के साउथ, अर्थ के ज्योग्राफिकल, ध्यान देना, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और अर्थ के लिख लो आगे आप यहाँ पर ज्योग्राफिकल की तरफ पॉइंट करता है. और इसीलिए तभी तो जो सेलर्स होते हैं ना, वो आपके कंपास का इस्तेमाल करके डायरेक्शन को निकाल लेते हैं. क्यों? बिकॉज ये जो कंपास निडल होगा वो पॉइंट करेगा नॉर्थ, तो वो नॉर्थ हो जाएगा, अगर नॉर्थ तो साउथ, ईस्ट, आपका वेस्ट, ऐसा निकाल सकते हो. तो यही आपको बोलना है कि सर जो करंट कैरिंग जो सॉलिनॉइड है वो किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह.
तो जब इसको खुद सोचो, ये अगर इसका नॉर्थ यहाँ पॉइंट कर रहा है, सेम वही कहानी है, अगर सोलिनॉइड को भी लटकाओगे तो आपका इसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और इसका जो साउथ अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ। और एक और क्वेश्चन मेरा आपसे है, मुझे बताओ क्या ज्योग्राफिकल और अर्थ का मैग्नेटिक जो पोल क्या सेम होते हैं, मतलब अगर इस तरफ नॉर्थ है तो वो भी नॉर्थ होगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पढ़े छे करंट कैरिंग वन सेकंड, let me check the time. A current carrying solenoid behaves like a bar magnet. We know that a freely suspended bar magnet aligns in the कौन सा नॉर्थ साउथ है, तो अगर वो नॉर्थ साउथ में करेगा ये वाला, तो आपका जो सोलिनॉइड है वो भी आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। मेरे ख्याल से छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। और एक क्वेश्चन है, ये सोलिनॉइड की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ है, गिव सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी ऑफ सेल। वेरी सिंपल है, आपने चैप्टर 12 आपने सिमेट्रिक डायग्राम पढ़ा होगा। ये रहा आपके पास क्या, ये तो वैसे नॉर्मल है। देखो खुद सोचो, हम सिंबल क्यों इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये सेल है। अब बार बार जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ किया जाएगा तो क्या बार बार आप सेल बनाओगे कि सर में ड्राइंग अच्छी है, ना जी ना, हम एक सिंबल देते हैं। और ये रहा आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव है तो ऐसे केस में इसको सेल बोला जाता है। लेकिन जब हम इसी को सीरीज कनेक्शन पे लगा दें और कुछ ऐसा बन गया तो इस केस में है क्या, ध्यान रखना, नेगेटिव को जोड़ा जाएगा पॉजिटिव से, ये इफेक्ट है, ठीक है, सेम नेगेटिव को पॉजिटिव से। तो यहाँ पर है क्या, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन अ सीरीज कनेक्शन इज कॉल्ड डैश, इज कॉल्ड सब बैटरी है। तो यही आपका डिफरेंस है और कुछ नहीं आपका। तो ये सेल का है सिंबल और ये आपका बैटरी का है। आगे बढ़ा जाए, और जब भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं तो वहां पर सिंबल्स की मदद से ही ड्रॉ किया जाता है। तो इस तरीके से सिंबल बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, इसी के और में था, what will be the amount of heat produced in a resistor R carrying a current I and having a potential difference V across it in time t। मतलब क्या है, कुछ आपको बातें दे रखी हैं, कुछ आपको वेरिएबल दे रखे हैं और ऐसे आपको एक्सप्रेस करना है। तो याद है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ने क्या बोला कि अगर किसी भी रेसिस्टेंस, कोई भी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है, वहां पर जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस मान लो कि ऐसा कह रहा है ये प्लस और ये माइनस है, आपने V पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है I और इसका जो रेसिस्टेंस R है और कितने समय के लिए T के लिए। तो जूल्स लॉ ने क्या बोला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है ना, कि H इक्वल टू क्या होता है आपका I स्क्वायर इंटू पे R इंटू पे T। चलेगा, यस सर दौड़ेगा। अब क्या करना है, अब एक काम करो, हमें जुगाड़ लगाना है, तो एक इसको ब्रेक कर दें। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, चेक करो, I इंटू पे I इंटू पर R इंटू पे T, यस सर लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज I विच हमने क्या करा, आपने इस I को तोड़ दिया, कैसे 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 आपका, हाँ, I स्क्वायर तो I इंटू I है। अब क्या होगा, ओम्स लॉ ने क्या सिखाया, ओम्स लॉ ने सिखाया I इंटू पे R है, तो इस I इंटू R मतलब इट मींस I इंटू R की जगह क्या V पुट कर सकते हैं, सर कर सकते हैं। तो H क्या बन गया बेटा, I इंटू पे V इंटू पे T। दैट्स द परफेक्ट आंसर, आपको यही करना था, हाँ या ना, यस सर आ गया। और एक और क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि आपके पास पहले मान लिया कि रेसिस्टेंस ये था, R था, I था, V। अब क्या किया मैंने, अब मैंने किया V को डबल कर दिया। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दूंगा तो मुझे बताओ कि हीटिंग जो है H डैश वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा या 1/4 है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे और आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, राइट वन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड व्हील। बहुत बार आया हुआ है कि आपका ये ना बच्चे, ये PYQs जो हम प्रीवियस एक क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं जहां पर 2020 रह गया है और बहुत बार आया हुआ है। तो आर्टरी वीन डिफरेंस क्या, फिगर को देखो, आपके पास है क्या, अच्छी आर्टरी है और ये आपका वीन है। साफ दिख रहा है, साफ साफ कि सर आर्टरी जो होती है कैसे होती है, थिक होती है, और वीन आपका थिन होती है। एक मार्क्स का सिर्फ 2 पॉइंट लिखो। और सेकंड, थिक के साथ साथ ये कैसी होती है, ये आपका इलास्टिक होते हैं, और ये कैसे बच्चे, ये सर नॉन इलास्टिक है। और कोई पूछे कि तो आर्टरीज और वीन्स हैं क्या, सर दोनों ही ब्लड वेसल्स हैं। फंक्शन क्या सुनना, आर्टरीज हमेशा हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाएगा और वीन हमेशा हार्ट के पास लेके आएगा। फिर से बोलो, हार्ट से दूर, हार्ट के पास है। अब ये मत रटो कि ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सी है, वो अंडरस्टूड है कि जब लेके जाएगा तो ऑक्सी होता है, वहां एक्सेप्शन भी आ जाता है इसलिए, ठीक है। तो आपका ये है। और यहाँ से एक बहुत ही फनी बात सुनो कि जो बच्चे हैं कहते हैं कि सर अगर आर्टरी इलास्टिक है, तो वैसे बहुत फनी है कि आर्टरी अगर इलास्टिक है तो इसका इस्तेमाल क्या पजामा में कर सकते हैं, पजामा में इलास्टिक का इस्तेमाल होता है। तो यार ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो मेरे मन में खलता रहता है कि बच्चे की सोच कितनी गहराई तक जा रही है, काफी अच्छा लगा। तो वंस अगेन अ वेरी ह्यूज राउंड अप्लॉज फॉर हिम, जिनका बहुत ही बेहतरीन आइडिया था। और ये आपके सामने कुछ फिगर है, मुझे आप बताओ इस फिगर में हो क्या रहा है। इस फिगर का एक प्रोसेस का नाम है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। से आपको हल्का सा हिंट दे दूं, ये ह्यूमन हार्ट के अंदर कुछ यहाँ पर ह्यूमन हार्ट के अंदर कैसे सर्कुलेशन होता है, कैसे हार्ट से बॉडी, कैसे हार्ट से लंग्स है, वो सब दिखा रखा है। इसका एक नाम है, यहाँ पर कुछ लॉजिक है कि ब्लड हार्ट से 2 बार फ्लो कर रहा है, क्या बताना मुझे जरूर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन 11 आपके सामने है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है सर, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है
जिससे प्लांट क्या करता है, जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। चलेगा सर, दौड़ेगा। अब है क्या बच्चे, यहाँ पर प्लांट क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक CO2 वो लेगा और साथ में नीचे से क्या वाटर आएगा और सनलाइट और क्लोरोफिल और बनाएगा आपका बोलो क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो कि शुगर है, प्लस में आपका वाटर, प्लस में आपका ऑक्सीजन है। तो ये वो केमिकल रिएक्शन से ध्यान से देखा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, ये और ये और ये। चलेगा, तो ये CO2 प्लस H2 हुआ। अब यहाँ पर जो बना इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्लूकोज, है ना, ये ग्लूकोज बना। चलेगा, C6H12O6 है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आप यहां से यहां पर आओगे, ध्यान से देखो, कार्बन तो 6 थे, यहां भी 6 हैं, यहां पर ऑक्सीजन कितने थे, ऑक्सीजन थे 12, और यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए 6, पर लेकिन क्या ऐड हो गया जब आपका हाइड्रोजन 12 हो गया। कुछ ऐसा नहीं लग रहा मानो कि ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन का अपने बब्बाई कर दिया, लेकिन हाइड्रोजन आ गया। फिर से बोलो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे क्या बोलते हैं, बी फास्ट और सॉरी, आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं आपका रिडक्शन। चलेगा, यस सर। और याद है किसी को, जब हम फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स को पढ़ रहे थे तो वहां पर एक पॉइंट आया था, बच्चे उसे रट लेते हैं, रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन ऑफ CO2 तो यही है कि रिड्यूस हो रहा है और ये क्या बन रहा है, शुगर जो कि कार्बोहाइड्रेट है, तो ये पॉइंट है। और साथ में तो ये जो H2 है वो टूट जाता है और ये H2 ब्रेक हो गया, क्या बन जाता है बच्चे, आपका H2 और आपका O2 है। यहाँ पर एक सिंबल आ रहा है, एरो ऊपर की तरफ है, एरो ऊपर की तरफ मतलब कि ये गैस की फॉर्म में है। और अगर यही एरो नीचे की तरफ होता तो व्हाट डज दिस सिग्निफाई, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसकी जो बैलेंसिंग है, एग्जाम टाइम में चल रहा है, तो एग्जाम टाइम में बच्चा बैलेंस करे, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैंने एक ना छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक क्या कहानी है, बोलो क्या है, सब मिलके बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, बोलो 6, बोलो 6, 6 12, बोलो 6 12 छोड़ दो, फिर से बोलो 6 12 छोड़ दो 6 6, फिर से बोलो 6 12 छोड़ दो 6 6, 12 छोड़ दो मतलब क्या है, छोड़ दो मतलब यहाँ पर कोई सभी कोएफिशिएंट नहीं आएगा, तो ऐसे याद करना, बोलो क्या है, 6 12 छोड़ दो और 6 6, तो इस तरीके से कर सकते हो। बाकी मुझे पता कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो इस तरीके से आप अप्लाई कर, ताकि एग्जाम टाइम में आपका टाइम बच जाए। अब करते हैं, इसी के और में था, when do the desert plants take up CO2 and perform photosynthesis। सर डेजर्ट प्लांट्स थोड़े से अनोखे होते हैं, क्यों, बिकॉज डेजर्ट में आपका जो वाटर का कंटेंट कम होता है। तो आप खुद सोचो, अगर आपके पास वाटर कम है तो एक प्रोसेस होता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। इट इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द सरफेस ऑफ लीफ थ्रू टाइनी स्पोर्स, इसको ट्रांसपिरेशन। अब भैया डेजर्ट है, डेजर्ट में वाटर की वैसे ही कमी है, तो क्या प्लांट, क्योंकि प्लांट ना इस प्रोसेस से, इस ये प्रोसेस हेल्पफुल तो है, ये प्रोसेस आपका हेल्पफुल क्यों है, वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक एविल की तरह भी है, ये एविल दुश्मन की तरह भी है, बिकॉज इससे बहुत सारा वाटर लॉस हो जाते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स बहुत ही होशियार होते हैं, ये उन्हें पता है कि जब तक स्टोमेटा ओपन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो क्या करते हैं बच्चे, वैसे जनरली जो प्लांट्स दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस करते हैं जब सूरज होता है, तो ये क्या करते हैं बेटा, है ना, ये ऐसे नहीं करते, दिन के टाइम पे इनका जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं, और स्टोमेटा क्लोज होंगे, स्टोमेटा क्लोज तो ये ना वाटर की लॉस नहीं करेंगे, ट्रांसपिरेशन नहीं करते, क्यों नहीं करें, बिकॉज ये वाटर लॉस को बचाना चाहते हैं। तो ऐसे में करते क्या है, रात होगी रात, तो रात को क्या करते हैं, रात को आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, परफेक्ट है, रात को CO2 क्या करेंगे, ले लेंगे, और जब रात को CO2 ले लेते हैं तो इस CO2 को एक ना फॉर्म पे बना देंगे, एक इंटरमीडिएट बना देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे कल आपका दोपहर आएगा, दोपहर के टाइम पे, नून के टाइम पे, इसी CO2 जो कि इंटरमीडिएट बन चुका है, उसे यूटिलाइज कर लेंगे और जो आपका खाना बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मेन काम ना जो CO2 ले रहे हैं वो रात को कर रहे हैं, और जब सन आएगा उस समय क्या करेगा, यस उस समय जो इंटरमीडिएट था उसे कन्वर्ट कर देगा। तो ये रही आपकी थ्योरी। इन डेजर्ट प्लांट्स द स्टोमेटा इज ओपन ड्यूरिंग नाइट, रात को खुलेगा, क्यों, रात को क्यों खुल रहा है, बिकॉज क्या लेना, CO2 ड्यूरिंग नाइट, ध्यान से पढ़ना, लेट मी चेंज द कलर, चलो ओके, ड्यूरिंग नाइट डेजर्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 एंड फॉर्म्स, एंड इसकी बात मैं कर रहा था, इंटरमीडिएट है। देन जब दोपहर आएगा, देन ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द स्टोमेटा इज क्लोज। अब देखो दोपहर के टाइम में स्टोमेटा क्लोज होएगा, लेकिन सन तो है ना, सन तो है, देखो मेन चीज है CO2 ले लिया है, अब CO2 ले चुका है, अब दोपहर के टाइम पे अपने स्टोमेटा को क्लोज ही रखेगा, है ना, और सन के प्रेजेंस में
कन्वर्ट हो जाएगा और दे यूज दिस स्टोर्ड CO2 टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कितने 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 बदमाश ना, डेजर्ट प्लांट बहुत ही बदमाश है। और मुझे इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं एडेप्टेशन। से आप सीख सकते हो कि भैया देखो ऑब्वियस सी बात है, अब ये रोएगा थोड़ी ना कि यार मेरे पास तो वाटर नहीं, क्या करूं, ना जीना ना। इसने सोल्यूशन ढूंढ लिया, नेचर ने बोला कि आप इस तरीके से आप एडेप्ट करो और इस संसार में आप रह सकते हो। बहुत कुछ है, नेचर बहुत कुछ सिखाता है, तो वहां से सीख सकते हैं। बोलो हाँ है ना, यस सर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रीअरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। फूड चेन क्या है, फूड चेन पे कुछ स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप कुछ एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक स्टेप को ट्रॉपिक लेवल का नाम दिया जाता है। तो जब ऐसे जाओगे ना तो अरेंज करना है। पहले आता है जो खाना बना सकता है, प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी, देन क्वाटरनरी एंड डिकम्पोज, चलता जाता है ऐसे ना। तो अरेंज करिए, आप खुद सोचो। आपके पास हॉक है, ये चील की तरह होता है ना, और ग्रास है, स्नेक है और रैबिट है। सबसे पहले किसको, जो खाना बना सकता है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, किसको लेके आओगे, किसको लेके आओगे, यस सर, ग्रास को ना। और ये रहा आपके सामने, पहले ग्रास आया, देन रैबिट आया, देन स्नेक आया, देन मुझे क्या हॉक है। तो ये इसको, ये एनर्जी ऐसे जाएगी, एनर्जी ऐसे जाएगी, एनर्जी ऐसे जाएगी, और इसी को बोलते हैं, तभी तो बोला जाता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन कैसा है, यूनी प्लस में डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्या कभी ऐसा होगा ग्रास बोलेगा आ जा, रैबिट बेटा आ जा, ऐसे तो नहीं बोलता। दैट्स द लॉजिक। आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ते हैं। और इसी के और में था, क्यों बैक्टीरिया एंड फंगी को डिकम्पोजर्स बोला जाता है। वेरी सिंपल, इसीलिए डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स जो नॉर्मली डिकम्पोज क्या करेंगे आपके, ये अच्छे आपके हैं, ये आपके फूड चेन पे आखिर में आते हैं। और अगर मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड कर गया तो उसको आएंगे और बोलेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और आगे से ब्रेक कर देंगे और छोटे छोटे मतलब पूरा डिसॉल्व कर देंगे, और जितना न्यूट्रिएंट्स था उसको सॉइल में डाल देते हैं। तो बहुत ही जरूरी है। और साथ में क्या है, तो इन्हें क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये करते क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स है, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बिकॉज लिविंग है ना, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिनको सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, उन्हें तोड़ के तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, और क्या बन जाएगा सर, ये आपका सिंपल बन जाएगा। और साथ में अब ऑर्गेनिक नहीं रहा, क्या बन गया आपका, कुछ केमिकल्स बन गए, इनऑर्गेनिक बन गया। तो इसीलिए इनको डिकम्पोजर्स बोला जाता है। और बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि डिकम्पोजर्स कहीं ना कहीं क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। जो मर गए उन सभी को डिकम्पोज ही तो कर रहे हैं। तो ये रही एक्सप्लेनेशन। चेक देखो ये ना, अब क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो देखो, लेट मी चेंज द कलर बेटा, बस 1 सेकंड, ठीक है। देखो बैक्टीरिया एंड फंगी आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स है, बहुत ही प्यारी वर्डिंग है, बिकॉज बैक्टीरिया एंड फंगी break down the dead and decaying organic matter into simpler substances। और क्या करेगा, और जो न्यूट्रिएंट्स है वापस कहां ला देगा, सॉइल में। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट रिसाइकल में भी डिकम्पोजर्स का रोल होता है। और ये रहा पीछे आपके पास, ये क्या आपके पास फंगी, और ये कोई फंजाई बोलता है, मैं फंगी बोलता हूं, आपके ऊपर है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है बैक्टीरिया। चलेगा, यस सर, दौड़ेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, नेम एनी वन एंजाइम ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शंस है। एंजाइम क्या होते हैं, एक बार सुनना मुझे। एंजाइम्स आपके होते हैं, बोलो क्या, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। फिर से बोलो, मजा नहीं आ रहा, यस एग्जैक्टली, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं सर, ये वो होते हैं जो कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं। मतलब कि मान लो कोई रिएक्शन 5 घंटे में हो रहा था, उसे बहुत ही जल्दी कर देगा, तो वो काम होता है। और बायोलॉजिकल क्यों, बिकॉज ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए ठीक है आपका। तो आपके साथ वैसे बहुत सारे हैं। ये रहा बड़ा प्यारा सा पिक्चर है। तो यहाँ पर स्टमक को लेते हैं। स्टमक आपका जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपका सीक्रेशन देता है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है आपके गैस्ट्रिक जूस ना। और इसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 बातें होती है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, पहला बच्चे आपके पास क्या है, पेप्सिन, जो कि बहुत जरूरी है, ये आपका एंजाइम है पेप्सिन। और क्या करेगा बेटा, और म्यूकस है, और साथ में आपके पास HCl है। तो यहाँ पर जो पेप्सिन है, ये आपका एंजाइम ही तो है। और क्या करेगा पेप्सिन सर, ये ना हमारे खाने के अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स को लपेट देगा, डाइजेस्ट कर देगा, और क्या बना देगा, पेप्टोन्स में बनाता है। प्रोटीन से क्या बनाएगा, प्रोटीन से पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन है। तो एक तो ये हो गया। और क्या बोलते हो सर, आपके पास जो ये पैंक्रियास है, इस पैंक्रियास ने क्या बनाता है, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस है, और उसमें ट्रिप्सिन होता है। सेम वही कहानी, ट्रिप्सिन है और साथ में लाइपेस है, तो ये भी एंजाइम्स है। अब मुझे आपसे पूछना है कि बताओ ये ट्रिप्सिन और जो लाइपेस है, इनका फंक्शन क्या होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देखो जितना पूछा जाए उतना ही करना है, बस मैं एक का पूछा, हमने एक का, बाकी मैं सिर्फ पूछ रहा हूं ताकि मुझे एक आइडिया मिले कि बच्चे की तैयारी कितनी है। और एक और क्वेश्चन, क्या लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ है। और बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 14, 15 और
16th, बोलो फिर से मुझे एक बार। क्वेश्चन जो 14th है और 15th है और 16th है, तो इसे कहते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस है। और ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पे इसके रिगार्डिंग हमने चैप्टर वाइज 125 प्लस क्वेश्चन किए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे जाके देखना, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि असर्शन रीजन होते क्या है। वैसे मुझे पता है क्रांतिकारी ने वीडियो देख रखी है। तो बढ़ते हैं 14, 15, 16, फिर क्या चालू हो जाएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। देखो ये लॉजिक है, मेरे मन में बन गया कि 13 तक क्या है, वो वन वर्ड। 13 के बाद क्या है, 14, 15, 16 असर्शन। फिर क्या है आपके हैं केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि है 17, देन आपका 18 और आपका 19 और 20 है। कितना स्कोर देगा आपको सर? 5 5 5 5 और 5 में से कोई 4 करने होते हैं, तो 4 इंटू पे 4 कितना 16, तो 16 मार्क्स ये, प्लस में 3 असर्शन 19 तो यहीं से कवर हो गए, और प्लस में आपके जो आपने अभी तक किए क्या 12 हुए, तो 30 प्लस। ये आइडिया बनना चाहिए, यही फायदा है सैंपल करने का। और मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको पूरा माइंड में आ जाए कि ऐसे गेम खेलना है, बिकॉज गेम ही तो खेल रहे हो, आगे निकलना है ना, दैट्स इट। ऑफिस सेक्शन भी चालू होगा। तो चलते हैं 14 क्वेश्चन जो कि 14, 15 जो कि आपके असर्शन रीजन है। लेट्स गो टू देयर। यस बच्चा लोग, तो क्वेश्चन 14, 15, 16 लपेटते हैं एक एक करके, बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं। और ये ना, ये सेट कर लो दिमाग में कि ऐसा होता है कि जब असर्शन रीजन ट्रू होंगे, तो ये मैं आई थिंक पढ़ रखा होगा, बस एक बार ऑप्शन डी को ध्यान से पढ़ लें। क्यों? बिकॉज कभी कभार किसी एग्जाम में आप देखा होगा दोनों होता है कि असर्शन और रीजन, जब दोनों फॉल्स हो तो डी के साथ जाओ, लेकिन यहां पर जो है कह रहा है असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू, तो डी के साथ जाओ। तो ये पढ़ लेना, बाकी सब सेम टू सेम होते हैं। अब आपके सामने दो स्टेटमेंट आ गई है। पहला, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब ब्रीथिंग के टाइम पे हम बाहर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारे फूड से कंबाइन करता है। फूड मींस ग्लूकोज से कंबाइन करता है, ग्लूकोज से कंबाइन करेगा और साथ में क्या बनाएगा, कुछ प्रोडक्ट, और साथ में एनर्जी बनाता है। यहाँ सुनने वाली बात है कि एनर्जी बनाता है। और ऐसे रिएक्शन जहां पर कुछ प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनर्जी बनते हैं, ऐसे रिएक्शन को रखा जाता है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। तो वही कह रहा है कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो डैम श्योर सर ये ट्रू है। एक काम करते हैं, एक बार ना जो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पर है क्या, ये जो फूड है, ग्लूकोज कंबाइन हुआ किससे बेटा, ऑक्सीजन से, और क्या बना, CO2 बना, वाटर बना, प्लस में एनर्जी बना। तो मेन कैसा, देखो ये जो आपके पास बना बेटा, ये क्या है, ये तो प्रोडक्ट्स है, और इसके साथ साथ क्या बना, एनर्जी है, इसीलिए इसको एक्सो है। इसी का उल्टा एंडो, जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अब रीजन क्या कह रहा है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जहां पर ग्लूकोज कंबाइन करता ऑक्सीजन के साथ, डैम श्योर है, और डिकम्पोज है ना, ये देखो टूटता है, ये टूटेगा, जब तक टूटेगा नहीं तो H कैसे बनेगा, तो सोचो ना H2 बन रहा है आपका, 2 CO2 एंड वाटर, और दिस रिएक्शन also release some energy। तो ये पॉइंट था, ये मुझे चाहिए था, यस ट्रू आ गया। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। जब भी ऐसा होगा आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे बढ़ा जाए, ओके ओके चला है। मैं आपसे कहता ना 125 असोल्यूशन, तो वो ये वाली वीडियो है। तो अगर आपको दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन पे जाना, सेम इसी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से 125 प्लस क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज माय डियर। तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसकी पीडीएफ भी मैं दे रखी है आपको ज्ञानिकीडा की एप्लीकेशन के अंदर। नए हो तो डाउनलोड कर लेना। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सेम वही कहानी, ज्यादा वेस्ट नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉग्स मोस्टली ऑक्युपाई द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ध्यान से देखो, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ना जी ना ना ना, कि सर पहला ट्रॉपिक लेवल कौन आएगा, प्रोड्यूसर्स हैं। तो फ्रॉग के केस में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हैं। प्लांट्स को फीड करते हैं कौन, इंसेक्ट्स, ठीक है, प्लांट्स को फीड्स करते हैं इंसेक्ट, और इस इंसेक्ट्स को कौन लपेटेगा, फ्रॉग लपेटते हैं। तो आप बताओ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड, ये तो थर्ड में आ गए, लेकिन ये कह रहा है सेकंड तो फॉल्स ना, डैम श्योर है, असर्शन किया चक्का फॉल्स है। नीचे आना, फ्रॉग्स, मैंने कहा था ना, देखो फ्रॉग्स मोस्टली फीड ऑन इंसेक्ट which depend on plants। yes ये ट्रू है। तो आपने क्या सीखा, और ये देखो फूड जो आपके सामने भी है कुछ ऐसा, ये रहा आपके पास प्रोड्यूसर्स है जिसने सन मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस से खाना बनाया। कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से, और ये जाएगा इंसेक्ट में जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है। देन ये जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि फ्रॉग है। फिर इसको कौन लपेटेगा, इसको आपका स्नेक है जो कि टर्शरी है, और इनको कौन बच्चे आपका हॉक है जो कि फाइनल कंज्यूमर है, कॉटनरी है। और इसको जब ये मर जाएंगे, ये मरेंगे, तो डिकम्पोजर्स लपेट लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, एनर्जी फ्लो करता है। परफेक्ट है, यस सर। और हाँ अच्छा है ना कि मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बहुत पूछना था क्वेश्चन कि यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ पर है 1000 जूल एनर्जी जो है आपका प्लांट से ग्रास हॉपर ने जो है आप लिया है, तो ऐसे में फ्रॉग और स्नेक के पास कितनी कितनी एनर्जी होगी, लगाना 10% डाउन। क्या लगाओगे,
10% लो और कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा हंसता सा खेलता सा आंसर देना। और इसी के सेशन रिजल्ट के लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कुछ ऐसा है और ये नया है या सीखने वाला है। तो क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या होता है, जब हम चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो वहां पर आया था, वहां पर क्या आया था कि सर जब भी गैमेट्स बनते हैं ना तो गैमेट्स बनने के प्रोसेस को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। फिर से बोलना, गैमेटोजेनेसिस, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो वहां पर होता क्या है, देखो आप बताओ, ये फिगर देखो, इधर समझो कि मान लो ये पेरेंट के पास कुछ आपके ये पेरेंट्स के पास जो है ये है पेरेंटल जनरेशन, ये मान लो मेल पार्टनर है और ये आपका फीमेल है। मान लो कोई करेक्टर है, ये कोई करेक्टर है, तो होता क्या है जब गैमेट्स बनेंगे, जब गैमेट्स बनेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर स्मॉल कैपिटल डी और कैपिटल डी, और यहाँ पर क्या आएगा बोलो स्मॉल डी और स्मॉल डी, चलेगा। तो अब जब गैमेट्स बन रहे हैं तो आप मुझे बताओ जो गैमेट्स में क्या कभी कॉम्बिनेशन हो सकता है? नहीं। कैसे? देखो जैसे मैंने बोला कि सपोज टी टी है, ये भी टॉल होता है, और टी टी ये भी टॉल होगा, और टी और स्मॉल टी स्मॉल टॉल है। तो आप बताओ जब गैमेट्स बना, गैमेट्स जब बनेगा तो देखो ये प्योर है, ये प्योर है, ये भी प्योर है, क्या ये प्योर है? नहीं सर, तो इम्प्योर है। क्यों? यहाँ पर एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो लेकिन जब गैमेट्स बनेगा ना बच्चे, गैमेट्स में देखो क्या, इसको देखो अब प्योर है क्योंकि अकेला है, सेम है ये क्या आपका प्योर है। इसका मतलब क्या है कि आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऐसे में है क्या कि सर जब गैमेट्स बनते हैं तो उस केस में जो ये है प्योर फॉर्म पे आ जाते हैं। तो ये ट्रू बेटा, ये आपका ट्रू है, यस या नो क्या है, मेरे ख्याल से बताया होगा। और नीचे आ जाओ, गैमेट्स आर अ प्योर फॉर अ करेक्टर है, दम है बच्चे आपका ट्रू है और प्योर है, इसीलिए तो आपको प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी बोला गया। तो ये इशारा कर रहा है, आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, परफेक्ट है। चलो आप बताओ मेंडल्स के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें एक तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन है, बाकी बचे जो दो लॉज वो कौन कौन से हैं? उन लॉ का जो स्टेटमेंट तो नहीं, बस नाम क्या है उसको मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। अब इस तरीके से आपके असर्शन रीजन यही ओवर होते हैं। अब क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब करने जा रहे हैं 17, 18, 19 और 20, जहां पर आपको हर एक क्वेश्चन के 5-5 सब पार्ट्स होंगे। पहले आपको कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन दी होगी, आपकी मर्जी है, अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर रखी है तो मैं तो यही बोलूंगा पहले इसको छोड़ देना, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे आना, अगर नहीं हो रहा तो फिर वहां जाना, इससे टाइम बच जाएगा। करें चलो, तो चोर आपका क्या है, तो ये कहानी है, ये आपके पास कहानी है, पढ़ भी लो एक बार से, पढ़नी जरूरत नहीं है। द फूड मटेरियल taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life process, है ना। और आपका जो है ये ब्रेक होता है, तो एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक होता है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यही पूछा हुआ है। नेम द टू वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन से दो तरीके से ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो बच्चे पहले आप ये समझना कि जो ग्लूकोज है, पहले ग्लूकोज डायरेक्टली आपका एनर्जी नहीं बनाएगा, ग्लूकोज बनाता बोलो क्या, पायरुवेट। ग्लूकोज क्या बनाएगा आपका पायरुवेट है, और ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, सबसे पहले ब्रेक होगा 3 कार्बन, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है। देन अब इस पायरुवेट के टूटने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, दो है और एक मॉडरेट है। पहला क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा क्या बच्चे आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस वाले को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशंस, और जो एब्सेंस है उसी को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशंस है। अब आपके मन में आया सर जो मसल सेल में बनता वो क्या, वो भी आपका एनारोबिक के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशंस और एनारोबिक है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप खुद सोचना इन दोनों केस में किस में ज्यादा एनर्जी बनेगी, कमेंट सेक्शन में बताना। अब आ जाओ आगे, 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 आ जाओ। ये The characteristic process observed in anaerobic respiration are, बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन आपके सामने है। पहला प्रेजेंस ऑफ ना जीना, एनारोबिक है तो गलत है, प्रेजेंस तो हो ही नहीं सकता। रिलीज ऑफ CO2 बनता है, रिलीज CO2 से बनेगा आपका एनर्जी, तो बनेगा चाहे वो एरोबिक चाहे एनारोबिक हो। लैक्टिक एसिड बनता है किस केस में, मसल सेल के, ह्यूमन बींग्स में मसल सेल के केस में बनता है। तो ऑप्शन बी, सी और डी को कंसीडर किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर है। दिस इज द बेस्ट वे टू डू द केस बेस्ड क्वेश्चंस है। आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ना जी ना नहीं होना, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो बहुत ही रेयर केस होगा जहां पर आपको कंफ्यूजन होगी, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, टाइम बच जाएगा इससे। आगे आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। और हाँ ये रहा, ये रहा, ये इसी केस में बनता है, इसी केस में आपका लैक्टिक एसिड बनता है। क्यों? बिकॉज इस केस में ना आपकी बॉडी को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, तो ऑक्सीजन जल्दी चाहिए होगा लेकिन उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, तो ऐसे में पायरुवेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसे एनसीईआरटी में लैक ऑफ ऑक्सीजन लिखा होगा, उस केस में बनता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। सबका आगे बढ़े, एनर्जी तो बनता ही है उस केस में, ठीक है।
आ जाओ, वही कहानी है। फटीग इन मसल्स अक्रॉस ड्यू टू क्यों? डिपोजिशंस ऑफ लैक्टिक एसिड है। वो किसके अंदर आता है? एरोबिक रेस्पिरेशंस, एनरोबिक, आई थिंक ये अच्छा ये फर्मेंटेशन, ठीक है, अच्छा गलत है। और ब्रीथिंग तो चाहिए, गलत है क्योंकि ये तो ईस्ट में होता है। ये तो आपका ईस्ट के अंदर टेक्स प्लेस करेगा, तो आंसर क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द परफेक्ट आंसर, जो कि मसल सेल में, मसल सेल्स में टेक्स प्लेस करता है। पूछा जा सकता है कि मसल सेल के अंदर भी कहां? तो आप बोलोगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, दैट्स द परफेक्ट आंसर माय डियर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। पाइरुवेट टूट रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्लास 9 में याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शंस आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक्स प्लेस करता है। क्या सीखा? कि सर चाहे एरोबिक हो, चाहे एनरोबिक हो, चाहे लैक हो, पहला समय कॉमन है कि आपका जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का 6 कार्बन, वो तीनों में सेम होता है, तो वो कॉमन है कहां पर? साइटोप्लाज्म में। लेकिन ये वाला जो प्रेजेंस है वो माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है बेटा? क्या बनता आपका? आपकी बनेगी एनर्जी, और उसी एनर्जी को खर्च करके क्या बना लिया जाएगा? एनर्जी करेंसी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बढ़ते हैं इसी के फिफ्थ में। वैसे आपको 5 पार्ट हम करा रहे हैं, लेकिन 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 एग्जाम पे आपको सिर्फ कितने पार्ट करने हैं? आपके 4 पार्ट्स, ठीक है। आज जो देखो ऊपर लिखा भी है, हिसाब से देखो ना, ऊपर लिखा भी है कोई 4 ही करने हैं। इन ह्यूमंस हाउएवर, जब हम वी रेस्पायर एनारोबिकली व्हेन द हार्ट एंड लंग्स कैन नॉट वर्क फास्ट एनफ टू प्रोवाइड एनफ ऑक्सीजन है, तो ऐसे में क्या होता है? विपास, यस सर, ऐसे में आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है। मेरे ख्याल से आपको बातें आ चुकी है, एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर, एंड दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन सेट आल्सो। अब बढ़ते हैं, आप मुझे बताओ क्या इसमें आपको जो इंफॉर्मेशन दी, क्या पढ़ने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना? वही मैं कहता हूं कि अगर आपको पता है तो मत पढ़ना, लेकिन अगर नहीं आ पा रहा है तो पीछे जाके आप आंसर ढूंढ सकते हो। आ जाओ रे आ जाओ, आ जाओ रे आ जाओ। क्या बात है? देखो, आपने इसको रीड किया, क्या सीखा? अच्छा सर, यहाँ वैलेंसी की बात हो रही है। वैलेंसी में क्या सीखना है? वैलेंसी होता है कि हर कोई एटम चाहता है कि उसकी जो आउटमोस्ट शेल भरा रहे, और ऐसे मतलब कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है ताकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाए। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या शेयर करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या एक्सेप्ट या शेयर, इसी को वैलेंसी का नाम दिया जाता है। एंड वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? किसी भी एटम के सबसे बाहर वाली शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वही पूछा हुआ है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, और सल्फर इसका 16 है। अब देखो, कुछ मत करो, 2 8 2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम है, और आपका 2 8 6 2 8 6। आप मुझे बताओ, ये के शेल, ये एल शेल, एम, वो चाहेगा कि अपने एम शेल को भरने में, तो ऐसे में क्या करेगा? किसी को 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, जितने डोनेट, और यहाँ पर क्या करेगा? सर 2 एक्सेप्ट कर लेगा, जितने डोनेट जितने एक्सेप्ट, इसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ वैलेंसी कितना? 2, यहाँ वैलेंसी कितना आपका? 2 है। यहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं कि आंसर 2 और 6, ना जी ना, 2 और 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उसने क्या पूछा है? वैलेंसी है। तो ऐसे में आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, 2 एंड 2, और वैलेंसी प्लस माइनस नहीं होती, वो चार्ज होता है कि कौन ले रहा है, कौन आपका दे रहा है, ठीक है। आप इसी के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे? ओके ओके ओके, द एटॉमिक नंबर्स ऑफ अ पीरियड आर गिवन बिलो। इट मींस आपके पास कुछ एलिमेंट्स है एक पीरियड के, ये सारे के सारे सेम पीरियड के हैं। अब मुझे बताओ कि अगर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सेम पीरियड के हैं, तो क्या सेम होगा? सर पक्का इसमें नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगी, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी? सेम होगी। तो वही पूछा गया है, ये नहीं पूछा, सॉरी, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज, वैलेंसी को कैसे डिटरमाइन की जाती है? याद आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यस, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost cell of an atom is the perfect answer my dear। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसी के थर्ड में, on going from top to bottom, जब आप टॉप से बॉटम जाते हो, वेरी सिंपल, आपने क्या किया? एग्जांपल हो लिथियम, आपका सोडियम, रटना कुछ नहीं, पोटेशियम है। लिथियम आपका 2 और 1 आया, यस सर, ये चाहिए 2 8 1, और ये चाहिए 2 8 8 1 है। क्या चाहेगा? कि सर वो चाहेगा कि ये जो एक है डोनेट डोनेट डोनेट, और इन्हीं का वैलेंसी है। क्या सीख रहे हो कि डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं सर। वैलेंसी क्या चेंज हो रही है? ना जी ना, वैलेंसी तो आपकी सेम रहती है, और दैट्स द आंसर रिमेन्स द सेम। वेरी स्वीट पोटैटो लाइक क्वेश्चंस है। अब इसी के चौथा, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, आपके पास एटॉमिक रेडियस दे रखे हैं, और ये जो ना दिख रहा है, ये आपका यूनिट है, आपका परफेक्ट आपका ये होता है इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 12 मीटर है। तो ये बोरॉन का इतना 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 चलेगा, हाँ है ना? आप मुझे बताओ कि है क्या? देखो ये बच्चे होता है 2 और 2 और 2 और 5, ये सो सॉरी माय डियर, ये क्या होगा? चैप्टर 1 सेकंड, ये 2 और 2 ना,
ये आपका 2 और 3 सॉरी, और ये 2 और 2, और ये 2 और 6, ये 2 और 1, क्या कर रहा हूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपका 2 और 4 है। अब क्या कह रहा है, अरेंज करो। अच्छा क्या कह रहा है आपसे, ठीक है, अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस। बच्चे आपको मैं एक छोटी सी बात सजेशन देना चाहता हूँ इस चैप्टर के रिगार्डिंग। कोई भी डाउट है, अगर बातें समझ में नहीं आ रही है, 2 लेक्चर पे मैंने इस चैप्टर को ग्रेट डिटेल पे ओवर किया, बहुत बच्चों ने पसंद किया है, उसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक्स याद कर रखा है, तो जाके विजिट करना। अगर आप कर पा रहे हो इट्स फाइन, नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज जाके 2 लेक्चर 2 घंटा, 2 घंटे के अंदर आप उस चैप्टर को कमांड कर लोगे, डैम श्योर है, प्रॉमिस है। अच्छा क्या आपका अरेंज करें, देखो क्या है यहाँ पर सीन, क्या है कि यहाँ पर है क्या, नंबर ऑफ शेल सेम है। जब भी नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं तो ऐसे में आपको आंसर मिलेगा न्यूक्लियर चार्ज से। न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा उसका होगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा और उसका साइज सबसे कम है। तो देखो सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के पास, तो सबसे छोटा ये होगा, तो पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर वही कहानी, फिर वही कहानी आपके पास बोरॉन है, फिर वही आपका बच्चे बोरॉन नहीं, पहले अपना कार्बन, हाँ बिकॉज कार्बन से आ गया, तो ये अभी रुक जाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है कैसा इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास, बोलो क्या है, कार्बन, फिर क्या आएगा, फिर आपके पास आएगा, फिर आपके पास आएगा कौन, बोरॉन, फिर आपका अच्छे बेरिलियम है, फिर लिथियम है, एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर माय डियर। ऑप्शन ए आया, सभी को आया ना, आया डाउट है मैं पक्का कह रहा हूँ, कर लो भैया, मौज आ जाएंगे, मौज आ जाओ। और इसी के 5वां पार्ट है दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, ग्राफ को लाया जाए सामने। ओके ग्राफ में है क्या, आपके पास दिखा रखा है एटॉमिक रेडियस अक्रॉस पीरियड 3 है, मतलब जब आप ऐसे आगे जा रहे हो, ऐसे ऐसे ना, देखो क्या है, सोडियम से मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, आप दिख रहे हैं साइज क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, साइज आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो मतलब कि सर जब हम थर्ड पीरियड की बात करें तो ये पीरियड की बात चल रही है, ग्रुप की बात नहीं चल रही है कि आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज का डिक्रीज, क्यों क्यों क्यों, बिकॉज आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है सर, हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज हो रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आप बोलोगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम, यस एटॉमिक डिक्रीज, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे, दैट्स द परफेक्ट आंसर। वैसे 5 में से कोई 4 ही करने हैं, लेकिन 5 करो, प्रैक्टिस चल रही है ना। ओके आप बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में, ये कुछ पार्ट है, मैं 3 से 4 मिनट लूंगा, आप सीखना, नहीं आया तो वैसे इसका जो आंसर है ना वो आप अनसीन पैसेज जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वहां से कर लोगे, लेकिन इसको सीखना अगर आया तो बहुत सी बात है। ये आपके पास जो फिगर दिख रहा है इसे क्या बोला जाता है, इस यंत्र को बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये आपने अपने साइंस की लैब में देखा होगा अगर एक्सपेरिमेंट्स कराए गए होंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, है ना। अब अच्छी है क्या, अब ऐसे में जो ये वाला है इसे बोला जाता है, यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व, तो इसीलिए इसको आईपीस बोला जाता है, ठीक है आईपीस है चलेगा। और यहाँ पर ये जो है इसके नीचे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो वहां से क्या नाम आया आपका, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो यहाँ से मोटा मोटा सीखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आईपीस है और ऑब्जेक्टिव है, आप बताओ मुझे आप क्या चाहते हो, आपके पास जो स्लाइड है उसकी बड़ी इमेज बने, आप चाहते हो कि आपके पास जो भी स्लाइड है उसकी एक बड़ी इमेज बने, मींस आप क्या चाहते हो, एक एनलार्ज इमेज बने। तो अगर ध्यान से सोचा जाए, एनलार्ज इमेज क्या आपका कॉनकेव लेंस बना सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर, एनलार्ज इमेज आपका सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस ही बनाता है, जिसे कन्वर्जिंग लेंस ही बोलते हैं। तो यहां से अगर एक क्वेश्चन मुझे बताओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो आईपीस है उसका जो नेचर कैसा होगा, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, सर पक्का कॉन्वेक्स है, तो डैम श्योर है कन्वर्जिंग ही होता है। अब देखो है क्या, सबसे पहले क्या हुआ, ये जो आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, वहां पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो ऑब्जेक्ट को रखा है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो पहला वाला है ये ऑब्जेक्टिव है, दूसरा वाला आईपीस है। आप बताओ किसका फोकल लेंथ ज्यादा, ध्यान से देखो ना कि सर डैम श्योर है आपका ये जो आपके पास ये जो है कौन सा पहला आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका फोकल लेंथ कम है, इसका बोलो क्या फोकल लेंथ कम है। आप मुझे बताओ फोकल लेंथ अगर कम है तो पावर क्या होगा, सर डैम श्योर है पावर क्या है, पावर क्या ज्यादा होगा, क्यों इनवर्सली होते हैं, याद आया, ठीक है चलो क्या है। और क्या वो देखो ऑब्जेक्ट रखा, तो इस ऑब्जेक्ट की इस पहले वाले जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसने क्या बनाया, इमेज बनाया, मतलब ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज उसे एनलार्ज कर दिया, दिख रहा है फिगर में, फिगर दिख रहा है, इसको क्या कर दिया आपका एनलार्ज है। लेकिन इस केस में आप बताओ कैसा इन्वर्टेड है कि आपका इरेक्ट है, तो सर पक्का एक तो रियल है बिकॉज एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मिल रही है, और साथ में इन्वर्टेड भी है, और साथ में मैग्नीफाइड भी है, रियल है, इन्वर्टेड है और आपका मैग्नीफाइड है। पहले वाले में, पहले वाला पूछा जा सकता है कि तो पहला वाला कैसी इमेज बनाएगा। ये सारी बातें ना अनसीन पैसेज में लिखी हुई है, मैं से अनसीन बोल रहा हूँ लेकिन वो अनसीन नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ये सब बात समझा रहा हूँ, इसको सीखो, ये सीखने नहीं पाते हैं। और ये हुआ क्या, अब ये जो इमेज बना खुद सोचो,
अब ये जो इमेज बना वो ऐसा लग रहा है मानो इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है ना। ये जो इमेज बना वो इस वाले के लिए क्या बन गया बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या करेगा ये वाला, इसको ऑब्जेक्ट मान के, बोलते हैं ना कि अग्नि की कसम खाकर, वैसी कुछ है, इसको ऑब्जेक्ट मान के इसकी इमेज बना देगा वो यहां पर आप कुछ कनेक्ट करो। कैसे, देखो आप मुझे बताओ। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है आई पीस, है ना। आई पीस का देखो जो दिख रहा है, ये आपके पास है यहां से लेके ये है आपका फोकल लेंथ है। और कॉन्वेक्स के याद है यहाँ छठे केस, जहां पर ऑब्जेक्ट को देखो, दिख रहा ऑब्जेक्ट को आपका ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। और नेचर कैसा होता है, नेचर कैसा आपका वर्चुअल, और साथ में आपका याद आया इरेक्ट, और साथ में क्या बेटा, साथ में आपका मैग्नीफाइड भी होता है। वही कहानी चल रही है। तो यहां पर जो फाइनल इमेज बनी है उसका नेचर कैसा बच्चे, वर्चुअल है, साथ में इरेक्ट है, साथ में मैग्नीफाइड है। तो इस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि दो लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी एक मैग्नीफाइड इमेज बना पाता है। मेरे ख्याल से कुछ आया होगा, नहीं आया छोड़ दो, अगर नहीं आया छोड़ दो, बिकॉज ये कहानी इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी। अब आ जाओ यहाँ पर, ये जो मुद्दा देखो ये है, जो बातें मैंने बोली ना, जो बातें मैंने बोली है सब बातें यहाँ लिखी हुई है। तो आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, लेकिन इतना ही था। ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, देखो, टू मेक अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पढ़ लेंगे आप, व्हाट काइंड ऑफ लेंस आर रिक्वायर्ड। डैम श्योर सर, चाहे आपका आईपीस हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, हम क्या लेंगे, हम कॉन्वेक्स लेंस ही लेंगे, हाँ या ना, यस सर। आगे आ जाओ, कितने प्यारे क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्टिव लेंस है कौन सा, पहले वाला कि बाद वाला, सर पहले वाला। पहला वाला कैसा था, सोचो, छोटा था ना, छोटा, देखो फिगर दिख भी रहा होगा। पहला वाला क्या था, जब का छोटा था, अगर इसका फोकल लेंथ छोटा है तो पावर ज्यादा होगा, एंड दैट्स योर आंसर, शॉर्ट फोकल लेंथ एंड आपका हाई पावर। मजा आ रहा है, यस सर आ रहा है ना। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। द इमेज फॉर्म ऑब्जेक्टिव, पहले वाले ने इमेज कैसे बनाई थी, रियल, याद आया रियल, फिर क्या साथ में मैग्नीफाइड, साथ में सोचो, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड है। और यही जो इमेज I1 है वो आपके दूसरे वाले के लिए क्या था बच्चे, ऑब्जेक्ट था। वही पूछा हुआ है, देखो द ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस क्या होगा, तो आंसर क्या है, द इमेज I1 एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस है। ध्यान से सुनते हैं और जब रीड करते हैं कितना मजा आता है जब आंसर मिलते हैं। और इसी के पांचवा देखो ये ना, ये वाला, ये जो है वो इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये क्या बेटा, ये फाइनल है। फर्क है, ये रियल इन्वर्टेड एनलार्ज, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। आ जाओ। और लास्ट है, द आईपीस एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। क्यों, बिकॉज वर्चुअल साथ में मैग्नीफाइड साथ में इरेक्ट है, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से बातें आ चुकी हैं, एक बार जोरदार तालियां, आपने क्वेश्चन 18 कर लिया है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सेम वही कहानी है। अच्छा 20 थे, अच्छा क्या बात है, यस। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आपके सामने है, बहुत ही समझे गए, आपके पास है क्या, अच्छा, आपके पास बात चल रही है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की। क्या होता है सर, देखो किसी भी मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा रीजन जहां पर अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए, तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और जितनी क्लोज ये मैग्नेटिक फील्ड होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेट होता है। ठीक है, आप करते हैं, क्या कह रहा है, देखो आप पढ़ सकते हो। और सर इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां, नॉर्थ से साउथ, और जो अंदर से कहां, साउथ से नॉर्थ है। ये सारी बातें हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अ रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल विद इन विच द, ऑब्वियस बात है कि मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड एक ऐसा रीजन जहां पर उसको फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, जहां पर मैग्नेटिक फोर्स, सही बात है। द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट, जहां पर वो दूसरे मैग्नेट के द्वारा फोर्स एग्जैक्टली है। सारी बातें ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द परफेक्ट आंसर। बोलो हां ना, यस सर। अब बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। और वैसे ध्यान देना कि ये ऐसा क्यों कि सर नॉर्थ से साउथ ही क्यों माना जाता है, तो ये कन्वेंशन है। ये कैसा, अच्छा ये कन्वेंशन है, ये कोई लॉजिक नहीं, कन्वेंशन। ठीक है, चलो आ जाओ। रीड द फॉलोइंग, सेम वही कहानी, अच्छा वही कहानी है आपका इसी का। नो टू फील्ड लाइंस आर, तो आपको याद है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि कोई क्या ऐसा होगा, क्या कभी मैग्नेटिक फील्ड आपके इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो आंसर क्या, ना जी ना, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों, बिकॉज मान लो बेटा अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो इस पॉइंट पे अगर आप कंपास नीडल को रखोगे तो कंपास नीडल पे एक सुई है,
और ये अगर यहाँ रखोगे तो सोचो एक डायरेक्शन एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो एक सुई क्या दो जगह पॉइंट कर सकता है? ना सर ना। जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ तो कोई दूसरा ना वो क्लास लेगा नहीं लेगा ना, वही है। तो नो फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस, रीजन क्या है? बिकॉज ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन, जो कि नहीं पॉसिबल है। द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल, एंड ये सेम क्वेश्चन इन टेक्स्ट में भी है। तो काफी अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। और थर्ड आपके सामने है, क्या कह रहा है आपके पास? द रिलेटिव स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कौन डिटरमाइन करता है? ऑप्शन आपके सामने है। ओके, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस करता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस तो करेगा ही करेगा जितने क्लोज है। द डिग्री ऑफ फेयरनेस, ना जी ना। फेयरनेस क्या होता है? फेयरनेस क्या है? फेयरनेस आपका जो है कि कितने अच्छे से बनाया गया, तो वो है ना। और जब प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ लाइंस पर, यस यस, कितने फील्ड लाइंस आपके जा रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसमें करेगा। तो अच्छा आपका ये भी ट्रू है, ये भी आपका ट्रू है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। नीचे क्या है? द कंपास नीडल, हाँ जी ना, ठीक है, इस वजह ना। तो आपके पास क्या है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। ऑप्शन ए एंड सी बोथ इज द परफेक्ट। देखिए जब भी कराऊं ना या तो आप वीडियो को पॉज करो, पहले सोचो इसका आंसर, आप कॉपी नोट डाउन करो, उसके मैं समझाऊं तो फिर वेरीफाई करना क्या मेरी बातें और आपकी जो सोच है क्या सेम है। यस, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। इसी के फोर्थ में क्या क्या आपके पास? ओके ओके ओके, द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट होती है? आपको याद है जब हमने आयरन के फाइलिंग्स देखे थे, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है पोल्स में होता है ना। पोल्स में ये देखो, ये ना, ये जो एंड्स ना, एंड्स, द एंड्स वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम, इसी को तो पोल्स बोलते हैं। तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन आ जाओ। एट द नॉर्थ पोल, ना जी ना। साउथ, ना जी ना। यस, एट बोथ द पोल्स इज द परफेक्ट आंसर है। और देखो मान लो कि एग्जाम में क्या हुआ कि आपको इस क्वेश्चन पे थोड़ी फेयरनेस का नहीं पता, तो इसको छोड़ देना, बिकॉज कितने करने हैं? 5 में से 4 ही तो करने हैं। तो इससे लड़ना मत, अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो उसको, और आगे 5वां ये कर लो, ये इजी होगा पक्का। देखो ये रहा, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शंस ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट्स, ऑब्वियसली बात है, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ इज द परफेक्ट आंसर। तो मैं ये बोलूंगा कि जब भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करो तो सारे नहीं करने, 5 में 4 करने हैं, तो उसके साथ जाना जिसके साथ बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बिकॉज कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सीबीएसई एग्जाम पे परेशान करेंगे, फैक्ट है। बिकॉज सीबीएसई इज नॉट अ जोक, है ना। तो ऐसे कुछ ना कुछ पूछता ही है, तो फंसना नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, फंसना मत, वो बाद में करना। तो पहले पेपर करो और छोड़ दो जगह, फिर आगे बढ़ो, फिर पीछे आ जाना। ऐसी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आ जाओ। तो इस तरीके से हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ चुके हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी करते हैं, फिर सेक्शन सी। आ जाओ। क्या कह रहा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और क्या लेबल करो किडनी और यूरेटर से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, क्या ये रहा आपके सामने, ये रहा, तो ये रहा किडनी और ये रहा आपके पास यूरेटर है, जो कहां गया आपका? आई थिंक क्या था? यूरेटर, जहां, ठीक है। तो ये जो डक्ट है जो कि आपके यूरिन को कहां लेके आते हैं, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर मस्कुलर, उसे बोलते हैं ब्लैडर है। दैट्स अ, लेबल करना, कुछ नहीं करना। और बच्चे, और क्या आपके पास? इन मैमल्स एंड बर्ड्स। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन है, बताओ ये जो किडनी है, किडनी के स्ट्रक्चरल और क्या, यस, फंक्शनल यूनिट कौन कौन से क्या होते हैं, इसका आंसर जरूर देना। चलो आ जाओ। आपसे क्या कह रहा है? मैमल्स और बर्ड्स में क्यों नेसेसरी है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना? पहले आप ये समझो, मैमल्स और बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। मैमल्स और बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसीलिए देखो, फिगर को ध्यान से देखो, ये जो आपके पास हार्ट है, इस हार्ट में 4 भाग हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, एक ये रहा, इसे बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, इसे बोलते हैं आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, और इसे बोलते हैं आपका राइट वेंट्रिकल। तो 4 भाग हैं, इसी को बोला जाता है 4 चैम्बर हार्ट। तो आप क्या देखोगे, जो लेफ्ट आर्ट्रियम प्लस में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर हमेशा कैसा ब्लड फ्लो करता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ पर आप देखोगे ये हमेशा CO2 रिच ब्लड को फ्लो करते हैं, और इसे क्या बोला जाता है? डीऑक्सी। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि ऑक्सी और डीऑक्सी सेपरेट करना? सुनो, जो बर्ड्स और जो मैमल्स हैं क्या करते हैं, इनको बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। मतलब जैसे बाहर गर्मी है, तो ये गर्मी है, तो इनके अंदर ना ये कुछ ऐसा करेंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए।
दोनों मेंटेन हो जाए। सेम बाहर ठंड है तो बॉडी को गर्म करेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो वही कहानी है। तो ऐसे में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप मुझे बताओ एनर्जी कहां से बनेगा? रेस्पिरेशन से, और रेस्पिरेशन क्या ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए अगर दोनों ये CO2 और O2 मिक्स हो गए तो एनर्जी बन नहीं पाएगी, तो मर जाएंगे। वही है, वही लॉजिक है। देखो, इट इज नेसेसरी फॉर देम टू सेपरेट ऑक्सी एंड डीऑक्सी ब्लड, व्हाई? सो दैट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाए, एफिशिएंट, और वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। परफेक्ट है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपको फिशेस और एम्फीबियंस के, क्या आपको फिशेस और एम्फीबियंस के आपको सर्कुलेशन के बारे में पता है? अगर नहीं पता, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना गूगल से, और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर फिशेस में क्या उसको डबल सर्कुलेशन ही बोलते हैं, बिकॉज इस वाले को डबल बोलते हैं, और क्या एम्फीबियंस में डबल होता है? जरूर बताना। आप देखना है ना, आगे बढ़ते हैं, 20 सेकंड की तरफ है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक? है, बहुत बार किया हुआ है। और व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स है। दोनों फिगर को ध्यान से देखा जाए, आंसर आपके सामने है। ये जो स्टमक की जो गैस्ट्रिक स्टमक की जो सरफेस में जो इनर वॉल्स है, वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो आपके 3 चीजों को सीक्रेट करते हैं। कौन कौन सा? है ना, जो सीक्रेशन है उसे क्या बोलते हैं? जो सीक्रेशन से बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। फिर से बोलो बेटा, गैस्ट्रिक जूस है। अब वहां पर है क्या, आपके पास होता है HCl, है ना, HCl है, और आपके पास क्या, पेप्सिन है, और बोलो कि आपका म्यूकस है। अब ये जो HCl क्या करेगा? पहली बात तो HCl अपने आसपास कैसा मीडियम बना देता है? सर, HCl अपने आसपास एसिडिक मीडियम बना देता है। क्या फायदा होगा इससे? फायदा क्या है, ये जो पेप्सिन ना, ये सोए होते हैं, ये सोए होते हैं, तो HCl जैसे ही एसिडिक मीडियम बनाएगा तो वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच इज नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव पेप्सिन टू द एक्टिव पेप्सिन है, और इसी इनएक्टिव पेप्सिन को पेप्सिनोजन बोलते हैं। और ऐसा क्यों, इसे एक्टिव करना क्यों जरूरी है? बिकॉज पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन आपके प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, डाइजेशन होता है यहाँ पर। चलेगा? हाँ बोलो यस। और सेकंड क्या है कि मान लो खाने के साथ अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ एंटर कर गए तो HCl उसे आएगा, किल कर देगा, बोलेगा धप्पा तेरा इंतजार था जान। अब यहाँ जो ये है क्या, इमल्सिफिकेशन क्या होता है? देखो, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो फैट होते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होते हैं, इसे बोला जाता है लार्ज ग्लोब्यूल्स ना, इसे बोलते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स है। तो हमारी बॉडी क्या, वो क्या बोलता है, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक आप छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होगे, है ना, मतलब आप बहुत ही कैसे कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स को बॉडी बोलेगा ना जी ना। तो इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। और कौन करता है आपका, कौन करेगा? आपका बाइल जूस है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है emulsification। तो कैसे डिफाइन करें? emulsification defined as the process in which large fat globules are converted into small fat globules है, और यही इसी को बोला जाता है emulsification। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। Why are, ये अच्छा क्वेश्चन है, why are covalent compounds generally poor conductors of electricity, और the elemental carbon forms a very large number compound? बहुत बार क्या हुआ है कि सर जब कोवलेंट कंपाउंड बनता है, जब आपका कोवलेंट कंपाउंड बनेगा तो वहां पर सपोज है ना CH4 है, वो CH आपको देखना, H के पास एक इलेक्ट्रॉन्स, एक एक एक, इसको एक देगा, इसको एक, इसको एक, इसको देखा है। जब बॉन्ड बनेगा ना, तो जो बॉन्ड बना उसे बोलते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड बना, और कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, कोवलेंट कंपाउंड से। आप मुझे बताओ कहीं आपको चार्ज पार्टिकल्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यही कहानी है कि सर यहाँ पर नो चार्ज पार्टिकल्स। आप बोलोगे कोवलेंट बॉन्ड डज नॉट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, तो नो चार्ज पार्टिकल्स है। अगर चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं है तो कौन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेगा? तो आप बोलोगे इसमें लॉजिक है एब्सेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। नीचे आ जाओ कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बना पाता है? अगर आप उसके एटमॉस्फेरिक और अर्थ की क्रस्ट में उसके परसेंटेज को देखोगे, यू विल वेरी सरप्राइज कि इतने कम परसेंटेज होने के बाद इतने सारे कंपाउंड। तो दो लॉजिक है, बोलो क्या, एक तो है कैटिनेशन, एक आपको कैटिनेशन है, और आपका जो है टेट्रावैलेंसी। आप खुद सोचो, एग्जाम पे क्वेश्चन आया, अब ज्यादा भी लिखना नहीं है, आपको पता कि 2 मार्क्स का है तो पक्का ये 1 मार्क्स कवर कर रहा होगा, पक्का ये 1 होगा, तो सिर्फ यहाँ पर 2 पॉइंट ही बहुत है। इसको अगर 3 मार्क्स का होता तो मैं इसको डिफाइन भी करता। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, कहां पर क्या करना है। अब यहाँ जो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी हॉट क्वेश्चन मानो से, 2 कार्बन एटम्स कैन नॉट बी लिंक्ड टू ईच अदर बाय मोर देन 3 कोवेलेंट बॉन्ड। सोचो, आपने क्या देखा कि सर कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन सोचो क्या कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? तो पहली बात तो इसका आंसर क्या, नो। कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। उसका रीजन समझो होता क्या है। एक छोटी सी बात है जिसको आप सीखोगे क्लास 11th में, कि जो बॉन्ड लेंथ होता है,
बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जो बॉन्ड की जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के। मतलब अगर आप बॉन्ड्स को बढ़ाते जाओगे, जैसे आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है ना, और मान लो कि 4 अगर होता, और मान लो होता, तो सिंगल बॉन्ड में क्या है, तो यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या 4 है। क्वेश्चन ये है कि देखो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली है। तो सब देखो होता क्या, जैसे पहले वाले में क्या है, एक बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ होता है। और यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ और कम, इस वाले में और कम। अब बॉन्ड लेंथ जब कम होगा, अब जो लास्ट वाला केस है, अगर ये ऐसा होता तो उसमें क्या होगा, इस वाले केस में ना कार्बन और कार्बन का 4 होते तो ये बहुत पास आ जाता, ये इसके बहुत पास आ जाता। अब खुद सोचो, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज जब बॉन्ड बनता है ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ना, और यहाँ भी है। अभी देखो इस वाले में, इस वाले में क्या है, ये दूर दूर है, लेकिन 4 वाले केस में बेटा ये ना इसके बहुत पास आ जाएगा। जब बहुत पास आएगा तो कितने हो गए, आपके बहुत पास आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिपल के अट्रैक्ट, सोचो ये सोचिए, रिपल ना, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा जो कि कार्बन को पुश करेगा, और इसकी वजह से आपका ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए तो आप बोलोगे कि अगर कार्बन 3 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड लेंथ बहुत डिक्रीज हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स पास आ जाएंगे, रिपल्शन होगा, और वो अनस्टेबल हो जाएगा। परफेक्ट, दैट्स द परफेक्ट आंसर्स है। और देखो सीबीएसई में अगर आता है तो सर थोड़ा लॉजिक अलग है, तो ए और बी, मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, चॉइस है ना, तो ऊपर वाला ही करना, मतलब कुछ ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, दैट्स इट। आ जाओ। हाँ अच्छा, एक काम करो ना, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। ले लिया, आपको ले लिया। अच्छा 1 सेकंड, ठीक है। अच्छा ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जो ये जो बात मैंने लिखी है ना, इसी की थ्योरी दे रखी है, तो उसको एक बार पढ़ लो ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए, चलो क्या है, और ये रही थ्योरी। आ जाओ सब बच्चे पढ़ लो, सब रीड कर लो। देखो भैया, देखो ना, एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम इंक्रीज, है ना, बॉन्ड अगर इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ क्या डिक्रीज है, यस नो, क्या इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास आ जाएंगे, और इससे क्या है, आपकी डिक्रीज ऑफ स्टेबिलिटी है, इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाता। हाँ या ना, यस। क्वेश्चन है आपसे, इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना बच्चे। आ जाओ रे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ क्या कह रहा है, स्टेट 2 रीजंस फॉर द फॉलोइंग फैक्टर। सल्फर एक नॉन मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, और एक रिएक्शन भी दो इसको सपोर्ट करने के लिए। बहुत सिंपल, देखो क्या है, सल्फर एक नॉन मेटल है, क्यों, देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 2 8 6। आप मुझे बताओ ये क्या करेगा सर, पक्का किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, तो ये नॉन मेटल तो है। सेम है आपका मैग्नीशियम, चाहे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 2 8 2, तो वो अपना वही कहानी है, नोबल गैस को पूरा करने के लिए किसी को 2 दे देगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना, ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और ये कैसा बच्चे, इलेक्ट्रो नेगेटिव है ना, ये आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव है। आपसे करेंगे एक काम करो, मुझे पता है आप सभी ने पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में कि जो सल्फर नॉन मेटल है, इसका जो ऑक्साइड बनेगा, सल्फर का जो ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, आपके एसिडिक है, और ये जो मेटल है, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, आपके बेसिक होते हैं। चलेगा नहीं चलेगा सर, दौड़ेगा। तो आप क्या करोगे सर, एक काम करो ना, सल्फर को बिड़वा दो आपके ऑक्सीजन से, क्या बन जाएगा, SO2 है ना, और मैग्नीशियम को बिड़वा दो O2 से, क्या बनेगा, आपका MgO है। और इसका भी एक्वेस सोल्यूशन लो, इसका भी एक्वेस सोल्यूशन लो, तो आप क्या देखोगे सर, ये जो है आपके कैसे होंगे, ये पक्का एसिडिक इन नेचर होंगे, और ये कैसे आपके बेसिक है। दैट्स द परफेक्ट आंसर। इस सब डिफरेंशिएट आपने कर दिया भैया, कर दिया। व्हाट इज द कलर ऑफ MgO, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। Why does the ray of light bend towards the base? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, फिगर दिख रहा है, फिगर में है क्या, ये हो क्या रहा है सर, ये हो रहा है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। सभी को पता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, आपने सीखा होगा कि जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा बेस से दूर जाता है, और जो एमर्जेंट रे है वो हमेशा बेस के पास आता है। क्या लॉजिक है इसका, तो बहुत ही सिंपल है, इसका लॉजिक है आपका रिफ्रैक्शन। सर कैसे, देखो कैसे आप मुझे बताओ, जब लाइट आपका रेयर से डेंसर तो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब लाइट आपका डेंसर से रेयर तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल है। यहां पर जब लाइट इस प्रिज्म के अंदर एंटर करेगा तो 2 बार रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस करता है, कहां पर, एक बार AB इंटरफेस में और एक बार AC इंटरफेस। फिर से बोलना, एक बार AB इंटरफेस में और एक बार AC में। अब बच्चे हुआ क्या, देखो बाहर क्या एयर, तो लाइट पहले केस में एयर से कहां जा रहा है, एयर से ग्लास जा रहा है। जब एयर से ग्लास जाएगा तो क्या होगा आपका, देखो जो ये ना, ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है वो आपका क्या होगा, वो आपके नॉर्मल की
तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, परफेक्ट है सबका। और ये यहां पहुंच गया। अब ये लाइट कहां से कहां जा रहा है? ये जा रहा है ग्लास से, बोलो बोलो, ग्लास से आपका एयर है। अब क्या होगा सर? ये रहा नॉर्मल है, तो सर अब ये नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो पहले इंटरफेस में हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है बेटा, ये सारा मजा, ये आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल है। और दूसरे इंटरफेस में क्या हो बेटा? ये आपका हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। ये दोनों कहानी की वजह से, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल की वजह से लाइट ऐसा लग रहा है कि मानो एमर्जेंट रे जो है वो बेस की तरफ जा रहा है, एंड दैट्स द आंसर है। इसी को ड्रॉ करोगे और समझाओगे, और कुछ नहीं करना कि एबी में ऐसे लिखना। अब लिखो क्या कि सर एबी में क्या हुआ? लाइट आपका एयर से ग्लास जा रहा है, फिर लिख देना कि सर वो डेंसर रेयर से डेंसर है, तो टुवर्ड्स है। तो फिर आपका जो आपके पास एसी है, एसी में कहां से कहां बेटा? ग्लास में एयर है, बस दैट्स इट। ट्राई टू राइट योर आंसर इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। परफेक्ट है सबका। और मुझे बताओ ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, इसकी परिभाषा क्या होती है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन माय डियर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। द वैल्यूज ऑफ करंट। अच्छा, आपके पास जो है वैल्यू V और I। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और I है, आपको याद है ओम्स लॉ क्या बोला? V इज प्रोपोर्शनल टू I है। चेक कर सकते हो आप, देखो आप यहां से आप यहां पर जाओ, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, क्या हो रहा है? V इंक्रीज हो रहा है। अगर V इंक्रीज तो I भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। देखो चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। ग्राफ कैसा आता है सर? स्ट्रेट लाइन है। तो ये जिम्मेदारी आपकी। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना, बचपन से बहुत ग्राफ खींचे हैं आप। प्रॉपर एक स्केल लेना, पेंसिल लेना, ग्राफ पे लेना, और यहाँ पर लिख देना कि ना ये जो प्रॉपर एक गैपिंग है ना, और ये जो ये बच्चे गलती ना, सुनो, अगर आपने इसे 0 लिया और इसे 1 तो इसे 2 लेना, ये गैपिंग क्यों चाहिए? वैसे पता है बहुत होशियार है ना, तो ये 1 2 3 4 करना और सब करना। V को लेना यहाँ पर, V को लेना यहाँ पर, I को लेना यहाँ पर, और यहाँ से क्या निकालना आपको? आपको आई थिंक कुछ और निकालना है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। प्लॉट अ ग्राफ, ग्राफ प्लॉट कर लोगे, और यहाँ से रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? R निकालोगे। कैसे? डेल V बाई डेल I। डेल क्या होता है? चेंज को बोलते हैं। मतलब क्या करना? मतलब सब ग्राफ ऐसा आया, तो आप ना सपोज ये वाला एक ये पॉइंट लेना और एक ये पॉइंट लेना, तो और इस पॉइंट पे क्या करना? इस पॉइंट पे निकालना V1, और इस पॉइंट पे आपका V2 चलेगा, और इस पॉइंट पे आपका ये क्या होगा? आपका I1 I2 और इस पॉइंट से I1 है, बस खत्म। तो आप करोगे सर डेल V क्या है? V2 माइनस V1, और आपका I2 माइनस I1 है। तो इस तरीके से आप निकालना, इसे बोलते हैं स्लोप निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा? स्लोप है। और सब बच्चे जिम्मेदारी ध्यान देना, सभी को आंसर कमेंट सेक्शन पे देना है। और अब हम जा रहे हैं कहां पर? हम बढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर आई थिंक सी की तरफ। तो सेक्शन बी से सी की तरफ जाते समय एक बार सब बच्चे वीडियो को लाइक कर दे, जबरदस्त लाइक कर दे, जबरदस्त लाइक कर दे। तो चलो लाइक जरूर करना, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। और कंपटीशन चल रहा है दीपक सर मेरा, तो लाइक कर देना चुपके से, ताकि उन्हें पता भी ना चले कि मैंने बोला है, सुपारी दी है। ठीक है, अब करते हैं सेक्शन सी को। 1 2 3 लेट्स गो टू द सेक्शन सी। यस, तो अब हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। करते हैं सेक्शन सी के छोटे छोटे नन्हे से प्यारे प्यारे से हंसते खेलते क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है। आउटलाइन अ प्रोजेक्ट which aims to find the dominant coat color in dogs. Take male dog with black coat color and female dog with white coat color. मतलब क्या है? आपने बच्चे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया होगा, वहां पर आपने जो मेल पार्टनर है उसे टॉल माना होगा, उसे डॉफ माना होगा, उसको कैपिटल टी, उसको स्मॉल टी, सेम वही करना है। अब लॉजिक ये है कि सर यहां पर दिया नहीं हुआ कि कौन सा डोमिनेंट है, तो ऐसे में आपकी मर्जी है। मैं ये बोलूंगा चाहे आपकी चाहे ब्लैक को लो चाहे व्हाइट को, बिकॉज मेंशन नहीं है, तो ऐसे मैंने मान लिया कि ब्लैक कोट को मैंने क्या मान लिया? डोमिनेंट है। तो अगर ये डोमिनेंट है तो इसके जो एलील्स होंगे वो क्या होंगे? सो वेरी सिंपल, कैपिटल बी प्योर लेना है। और सेम आपको जो अगर इसी का रिसेसिव करो, इसी का रिसेसिव व्हाइट है, तो व्हाइट क्या हो जाएगा? जब का स्मॉल बी और स्मॉल बी, सेम वही कहानी है जो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, वही करना है। तो कैपिटल बी स्मॉल बी गैमेट्स बनेंगे, 6 पेरेंट्स हो गए, ये आपके पेरेंट्स हो गए। उसके जो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनते समय अलग हो जाएगा, ये बी और ये आपका बी है, फिर आपका स्मॉल बी है। और जब F1 आएगा, F1 में क्या देखेंगे? मैं शॉर्ट में समराइज कर रहा हूं, सब क्रॉस कराओगे कि F1 जनरेशन पे सारे के सारे कैसे बनेंगे? जो कि डोमिनेंट है। और आपने माना हुआ, इसे मेंशन नहीं था ना, आपने माना हो तो F1 पे सारे आपके ऐसे बी आपका कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, आप क्रॉस करके देख सकते हो, यही आएगा। और इसीलिए बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कि F1 जनरेशन पे सारे के सारे कैसे होंगे? सबके डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे। और जो F2 बनेगा, F2 जनरेशन पे क्या होगा? सर F2 जनरेशन में हम देखते हैं कि आपका इसी को दो, इसी को सेल्फिंग कर दो, इसी की सेल्फिंग करोगे, मतलब क्या सर? कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू पे कैपिटल बी स्मॉल बी, तो
क्या बनेगा सर, आपका बनेगा बी और बी, जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक याद है, जैसे कि आपका जो आएगा ये सर एक तो ऐसा बनेगा और आपका जो है दो ऐसे बनेंगे और आपका ये ऐसा, तो रेशियो कितना 1:2:1 है। तो ये आपको क्रॉस करना है, बस थोड़ा सा एग्जाम पे आप करोगे उसमें लिखना अच्छे से, या मैंने हल्का समराइज कर दिया और कुछ नहीं, आगे बढ़े। इसी के और में था, इसी के और में क्या था, इन ह्यूमंस के पास जो जीन बी है, मान लो क्या है जीन बी, वो कह रहा है कि ब्राउन आईज है। अगर जीन बी जो दिया वो लिखो, और इस स्मॉल बी जो है आपके ब्लू आईज को, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द पर्सन। मुझे पता है कि अगर कैपिटल से बच्चे पक्का कैसा होगा सर, पक्का ये आपका डोमिनेंट है, परफेक्ट है, बोलो हां ना, यस सर। और ये कैसा बच्चे सर, ये डैम श्योर आपका रिसेसिव होगा। और इसकी डोमिनेंट की खास बात ये होती है कि अगर ना ये अकेले हो चाहे ग्रुप में हो, मतलब पेयर में हो, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन रिसेसिव वाला जब तक दोनों सेम सेम नहीं होगा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। कैसे मतलब क्या, देखो ऐसे कि मान लो कि कैपिटल बी स्मॉल बी है, या कैपिटल बी है और स्मॉल बी है, देखो ये दोनों यहाँ पर, लेकिन एक्सप्रेस कौन करेगा, ये वाला। यहाँ पर तो सेम है होमोजाइगस से यही करेगा, और यहाँ पर ये वाला तब तक नहीं करेगा जब तक होमोजाइगस में ना आ जाए। तो आप बताओ कि जो ये वाला है बच्चे, ये क्या होगा सर, ये पक्का होगा आपका, बोलो क्या है, ये है ब्राउन आइज ना, ये ब्राउन आइज है। सेकंड वाला क्या होगा अच्छा आपका, वही ब्राउन, क्यों, बिकॉज ये डोमिनेंट है, वो भी सर आपका ब्राउन होगा। थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला वो भी आपका ब्राउन होगा। कितनी अच्छी बात, तीनों ब्राउन है। अगर पूछा जाता स्मॉल बी तो आपका आंसर होता क्या बच्ची, आपका ब्लू है। और कह रहा है कि एक्सप्लेन विच कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट इज इनहेरिटेड इन द अबव इक्वेशन। अब क्वेश्चन है तो दो तरह के होते हैं, एक होता है इनहेरिटेड और एक एक्वायर्ड है। तो ये ट्रांसफर हो रहा है, ये उनके प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसे बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। फिर से बोल रहा हूं, इनहेरिटेड ट्रेट है, ये आपका आंसर है। देखो आई कलर इन ह्यूमंस इज एन इनहेरिटेड ट्रेट। लेट मी चेंज द कलर, कैसा आपका इनहेरिटेड है। और ये क्या होते हैं, जो कि पेरेंट्स से उनके प्रोजेनी में या फिर फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर हो जाते हैं। देखो these are traits that are present in the gene, or because information DNA से आती है ना, और DNA of an organism and are passed on to their progeny। that's all for the question number 27। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या कह रहा है, ओके काफी अच्छा क्वेश्चन 28 है, हॉट क्वेश्चन। क्या वी ऑलरेडी नो दैट अ फूड चेन कंटेन्स, फूड चेन पे बहुत अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर, परफेक्ट है। तो आपसे कह रहा है कि इन द डायग्राम ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम गिवन बिलो, बताओ सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा होगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से इस फिगर को देखा जाए। आपके पास क्या है, देखो कैसे आप कनेक्ट करोगे। सर ये सन है, सन की एनर्जी ले रहा है, तो सन की एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, प्लांट्स का। तो पक्का अच्छे प्लांट्स है, और प्लांट्स कौन सा ट्रॉपिक लेवल पे आता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। तो इसे प्रोड्यूसर्स का नाम दोगे, हाँ है ना, यस सर, इसको प्रोड्यूसर्स का नाम देंगे। इसका डैम श्योर है, डी बच्चे क्या आपका, डी पक्का सर प्रोड्यूसर्स ही है। अब डी को फीड किया सी ने, अब डी को फीड किया सी ने, तो सी कैसा है, सी पक्का अच्छा आपका कैसा, प्राइमरी कंज्यूमर, इसे आप हारी वर्स बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। क्यों, बिकॉज प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर को फीड करते हैं। अब इस सी को किसने लपेटा, इस सी को लपेटा, या इस सी से एनर्जी बी में जा रही है, तो पक्का बी कैसा होगा, पक्का बी बच्चे आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। चलेगा, यस सर, दौड़ेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। तो ये तो था जब ऐसे, ये था जब मैं ऐसे गया, सॉरी ये आपका स्टेट नहीं बना सबका, ये तब है जब मैं स्टेट में गया। अब देखो एक कहानी की आपका, देखो चेक करो कि सर अगर डी देखा जाए तो डी से ए, डी को ए ने डायरेक्टली फीड किया, ध्यान दो इस एंगल से, देखो इस एंगल से अगर देखा जाए तो ए क्या हो गया सर, ए बन गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। अगर ऐसे देखा जाए कि डी से ए है तो डायरेक्टली डी का जा रहा है ए पे, तो पक्का ये इस हिसाब से क्या हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, चलेगा। लेकिन एक एंगल और है, एक एंगल क्या दिख रहा है सबका, कि देखो डी से कहां गया बेटा, सी, डी से सी, और सी को ए ने फीड किया, इस हिसाब से जो ए है वो क्या बन रहा है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो ऐसे में कंफ्यूजन आ सकती है, लेकिन आप ओवरऑल देखो, और फिर वो देखो क्या है, और ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो, सेम वही है कि डी को फीड किसने किया, आपका ए को, ए ने, और ए ने फीड, और ए को फीड किया बी ने। तो बी ना, देखो एक चीज होती है, जब भी एग्जाम पे ऐसा लगे ना कि सर यहाँ पर मोर देन वन करेक्ट आंसर है, तो आप उसके साथ जाओ जो कि थोड़ा डोमिनेंट है। मतलब क्या है, देखो बी वाला चाहे आप ऐसे जाओ चाहे आप ऐसे जाओ, आपका कैसा है, आपका सेकेंडरी। लेकिन ए वाला सिर्फ इस वाले एंगल से, जब वो डी से सी जा रहा है, जब देखो ए वाला जब डी से कहां जा रहा है, सी, और सी से ए है, इस केस में लग रहा है कि जो आपका ए है वो किसकी तरह है, ए लग रहा है सर, बोलो कि आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन बाकी सब ऑल एस्पेक्ट्स में ए ऐसा नहीं लग रहा। तो आपको मेन आंसर में जो डोमिनेंट है क्या बोलोगे सर, बी इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। क्यों, बिकॉज
बी ने क्या है सबका, देखो बी वाला जो है डी से एनर्जी आ रहा सी और सी से बी है, तो इस तरीके से। और आपका जो ये वाला एंगल है कि डी से कहां गया ए और ए से बी है, तो इन दोनों केस में, इन दोनों, ये जो ए वाला वो सिर्फ इस केस में सेकेंडरी कंज्यूमर है, लेकिन ये दोनों ही केस में तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। काफी इजी क्वेश्चन, काफी इजी है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड मैच द, और आपको मैचिंग करनी है कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट। बच्चे लेट मी इस तरीके से आपका परफेक्ट है सबका। आ जाओ, ये पार्ट 1 है, आपका पार्ट 2 है। बहुत सिंपल है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ याद आया जब एक्सक्रीशन टॉपिक को पढ़ रहे थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन बहुत ही सिंपल होता है। ऐसे में उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, वो नॉर्मल डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इसी से आपका जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। तो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएगा, यहां पर चलेगा। प्लांट्स अपने लीव्स के सरफेस से क्या करता है, वाटर को लॉस करता है। किस प्रोसेस से? आपका ट्रांसपिरेशन से। और ह्यूमन बीइंग क्या करेगा सर, यूरिन को बाहर निकालता है। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, यूरिनेशन है। बस काम क्या है, काम ये है कि आपको इसी को पहले मैचिंग करनी है। पहले तो मैचिंग करनी थी, अब इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। तो मैं चाहता हूं कि इन सभी को सेंटेंस कैसे लिखो, आप बोलोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव आउट देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो पहला हो गया, ऐसी सेकंड और थर्ड करना है। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मेरे बच्चे लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग। रीजन देना बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। आपका क्या है, स्मॉल अमाउंट इज ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। फिगर को ध्यान से देखना, फिगर को ध्यान से देखो। यहां पर हो क्या रहा है सर, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, है ना। अच्छा, कैसे क्या बोलते हैं आपका, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है इसमें सर, इसमें है क्या कि आपके पास बच्चे, आपके पास है क्या, आपके पास एक मग टाइप का है, प्लास्टिक का मग है, और यहां पर दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। जो पॉजिटिव वाला क्या है आपका एनोड है, और जो नेगेटिव वाला कैथोड है। और आपने क्या ले रखा बेटा, आपने वाटर। तो अब है क्या कि यहां पर क्या देखते हैं कि यहां पर ना चपका कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को ऐड कराया जाता है। तो लॉजिक क्या है कि क्यों कराते हैं, तो सुनो। आपका जो वाटर कैसा है, खुद सोचो। वाटर के आपका, वाटर के सर वाटर के पास फ्री आयंस नहीं होते, वाटर के पास फ्री आयंस नहीं होते, तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे आप बाहर से कुछ ड्रॉप्स ऑफ ऐसे H2SO4 मान लो, है ना, अगर वो ऐड करते हो तो ऐसे में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसे क्या बोलेंगे आपका, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इससे क्या होगा, इससे जो सोल्यूशन बना, जो आपका सोल्यूशन है जो भी है, इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कंडक्टिविटी इंक्रीज मतलब आपके पास जो डिकम्पोजिशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और यहां पर जो H2 है वो टूट कर आपका H2 प्लस में O2 बन जाएगा। तो आप बोलोगे टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आया सभी को? यस सर। अब आज यहाँ पर कहीं बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना, ये बैलेंस अब हुआ है, परफेक्ट है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, बताओ कि जो दो इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड है, एनोड पर कौन सी गैस बनती है, एनोड पर कौन सी गैस बनती है, और बच्चे कैथोड पर कौन सी गैस बनती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन माय डियर फ्रेंड्स। अब है अच्छा, व्हेन अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, NH4Cl है। जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया, कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब ठंडा हो गया। आप खुद सोचो, इसको डिसॉल्व किया, वो ठंडा हो गया, डिसॉल्व किया, ठंडा हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब की रिलीज, एनर्जी एब्जॉर्ब की रिलीज। तो आंसर क्या होगा सर, पक्का एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुई है। एनर्जी क्या हुआ है बच्चे, एनर्जी, सो सॉरी माय डियर, सो सॉरी, एनर्जी एब्जॉर्ब ही हुई है। क्यों? अगर रिलीज होती तो टेम्परेचर बढ़ जाता। तो हुआ क्या, जब ऊपर से आपका NH4Cl को वाटर में ऐड किया गया, तो उस केस में क्या हो गया सर, उस केस में आपका जो है एनर्जी, आपका इसका टेम्परेचर ठंडा हो गया, कम हो गया। इसका मतलब कि पक्का एनर्जी क्या हुई है, एनर्जी क्या हुई है, बोलो सर, आपका एब्जॉर्ब हुई है। तो आप बोलोगे कैसा आपका एंडोथर्मिक है। दैट्स इट। तो मेन रीजन क्या है, टू द पॉइंट आंसर, कि because this reaction is endothermic as energy is absorbed, that's why the test tube becomes cold। नीचे आ जाओ। Why do we store silver chloride in dark bottle? Dark bottle पे क्यों रखा जाता है? ये रहा फिगर आपके सामने है। सिल्वर क्लोराइड को जब भी सामने से सनलाइट दिया जाता है, तो इस सिल्वर क्लोराइड का क्या हो जाता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब AgCl आपका डिकम्पोज होकर Ag प्लस में Cl2 बन जाता है। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है ना, देखो अगर डार्क वाटर में नहीं रखोगे तो बाहर से सनलाइट आएगा, इसको डिकम्पोज कर देगा, तो क्या आपके पास ये रहेगा, नहीं रहेगा। तो टू प्रिवेंट द सिल्वर क्लोराइड फ्रॉम द डैश डिकम्पोजिशन,
इसे बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ सीखने को है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, परफेक्ट है। हाँ, इसीलिए तो टू प्रिवेंट द AgCl फ्रॉम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन इट इज स्टोर्ड इन डार्क वाटर, इट इज द परफेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज दैट कि बताओ कि AgCl जब Ag बन रहा प्लस Cl2, इस केस में इसका कलर कैसा, इसका कलर कैसा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन माय डियर। 31 आपके सामने काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन जो है क्या आपसे कह रहा है कि एक एलिमेंट P है और एक Q है, दोनों के दोनों थर्ड पीरियड से। क्या सीखा, किसी का थर्ड पीरियड से है तो इनके पास जो नंबर ऑफ शेल, दोनों के पास चाहे P हो चाहे आपके पास P हो चाहे P और Q, नंबर ऑफ शेल्स कितने, 3 है, मतलब KLM। और बोलोगे KLM और क्या है कि सर ये जो P है बेटा वो ग्रुप फर्स्ट से, अगर ग्रुप फर्स्ट से है डैम श्योर है कि सर 1 वैलेंस होगा तो पक्का ये 2 और ये 8 होगा। सेम वो कह रहा है ग्रुप सेकंड से पक्का 2 8 2। आप मुझे बताओ ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है माय डियर, तो सोडियम का है सर, ये किसका, आपका मैग्नीशियम का। परफेक्ट है। लेकिन एग्जाम पे आपको सोडियम और मैग्नीशियम नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, ये आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। आपसे कह रहा है कि कंपेयर देयर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन टैबुलर फॉर्म है, तो आपके पास रेडी है टैबुलर फॉर्म है, कंपेयर करना है। पहला द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम है, तो सर इसके पास जो है P के पास कितने बेटा आपके 11 है ना, और Q के पास आपके 12, चलेगा सर, दौड़ेगा। और साइज ऑफ द एटम से देखो, इसके पास भी 3 शेल, इसके पास 3 शेल, आंसर नंबर ऑफ शेल से नहीं मिलेगा, तो सर है क्या। लेकिन जब 1 से 2 जाओगे ना, 1 से 2 जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नोट करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, साइज का घटना, मतलब सर P का साइज क्या होगा, मोर, इसका मोर होगा और इसका कैसा बेटा आपका लेस होगा। परफेक्ट है। आज उनके मेटेलिक कैरेक्टर्स हैं, डैम श्योर है 1 से 2 आपके न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी तो सर ये मोर हो जाएगा और ये आपका लेस हो जाएगा। आ जाओ, देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बात करना चाह रहे हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ना, वो बात करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। तो आप मुझे किसकी ज्यादा बेटा, ऑब्वियस सी बात है इस वाले की ज्यादा ना, बिकॉज मोर मेटेलिक है तो इसका ये मोर होगा, इसका ये लेस होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड कैसे बनाओगे, रफ में आ जाओ। तो ये रफ, ये सब रफ में करना, ठीक है। अब बच्चे देखो, अब हाँ एग्जाम पे से Na मत लिखना, P लिखना। तो P है ऑक्साइड से प्लस का 1, बिकॉज ये 1 डोनेट करेगा, और ये माइनस का 2 क्या बनेगा सबका P2 हो ना, P2O है। और यहाँ क्या होगा सबका, देखो Q और O है, ये देखो वैलेंस कितने 2 ना, 2 डोनेट करेगा, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या बन जाएगा बेटा Q। दैट्स द परफेक्ट आंसर। और द फॉर्मूला ऑफ देयर हैलाइड्स है, सुन लो बच्चे, जब भी हैलाइड्स की बात की जाएगी ना तो आपको दोस्ती करवानी है 17 ग्रुप से, लिख लो। जब भी हैलाइड्स की बात की जाएगी आपको दोस्ती करवानी है किससे बच्चे, 17 ग्रुप से। अब 17 ग्रुप का कोई एलिमेंट का नाम तो दिया नहीं हुआ है तो उसे x मान लो, मैंने x मान लिया। तो बताओ इस केस में क्या होगा, जब का देखो P और x सेम वही क्रॉस करना है, प्लस का 1, और जो 17 ग्रुप है उनका चार्ज माइनस का 1 है। परफेक्ट है। तो बनेगा Px है, जहां पर x क्या 17 ग्रुप का कोई एलिमेंट है, और यहाँ सेम वही कहानी Q और x है, प्लस का 2 माइनस का 1 क्या बनेगा जनता, Qx2 इज द परफेक्ट आंसर। ये था कंप्लीट आपका टैबुलेशन के फॉर्म में डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ा जाए, चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। बहुत टाइम नाउ, ओके। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, आपसे कर आयोनिक कंपाउंड से बनाए, कुछ बनाते हैं, ठीक है। करते हैं इसका ए, बहुत ही प्यारी राइटिंग करेंगे, बहुत ही सुंदर राइटिंग है। एक काम करो, तब तक थोड़ा आराम कर लो यार, थक गए होगे, तब तक वीडियो लाइक कर दो। जब आपका Mg है, जब आपका Mg है तो क्या बचे, Mg का होता है 2 8 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा Mg2 प्लस है ना, प्लस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, चलेगा सर, दौड़ेगा ना। और सेम Cl है, Cl बचे कि आपके पास ये है 2 8 7, ये पक्का 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा आपका Cl माइनस है 2 8 8 है। अब ना जब भी इसे कराओगे इससे पहले आप ये चेक कर लो कि कितने मैग्नीशियम होंगे और कितने क्लोरीन, क्या चेक करोगे, Mg और Cl को साइड में ले आओ, प्लस का 2 माइनस का 1 क्या बना सकता है MgCl2। तो आपको आइडिया मिल गया ना कि Mg तो 1 लगेगा और Cl 2 है, तो अगर ये 1 Mg के लिए तो 2 के लिए क्या होगा सर, 2 कर दो, तो यहाँ 2 होगा और आपका 2 होगा, चलेगा, ये सब दौड़ेगा। अब करा दो भैया ट्रांसफर, करा दो ट्रांसफर, ये Mg और ये Cl है, इसके पास 2 बैलेंस है और Cl के पास 1 2 3 4 5 6 है ना आपका, और आपका 7 है, और एक और Cl चाहिए होगा, एक और Cl, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जब भी ऐसा है ना बेटा, पहले आप ये चेक कर लो कि कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स, कितने Mg और कितने Cl लगेंगे क्रॉस करा के, ठीक है। यहाँ से गया इसके पास, यहाँ से गया इसके पास, क्या हुआ इससे Mg के पूरे हो गए है ना, तो आपका बनेगा Mg कितने डोनेट किए, कितने किया 2 ना, तो 2 प्लस है। और बताओ Cl है कितने 2, तो एक काम करो Cl लिखो 1 और बाहर 2, क्यों, बिकॉज ये 1 और 1 2 है, और ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन आया इस ये
ये इसका आ गया, ये इसका था mg का, और बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आपका माइनस है, ठीक है, समझ आया सबका। 2 क्यों आया, बिकॉज ये Cl के 2 है, दैट्स योर आंसर। आज अभी में एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बात की जा रही है, और नॉन मेटल एक्स है, कोई नॉन मेटल एक्स है, उसकी दो फॉर्म्स है वाई और जेड, कह रहा है कि वाई इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हिंट मिला, पक्का वाई क्या होगा, पक्का वाई क्या होगा, लिखता हूं आपका, सही लिख दो, वही आपका डायमंड होगा, वही पक्का डायमंड है, और जेड गुड कंडक्टर है भैया, सोचो सोचो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट है। तो ये बताओ डायमंड और ग्रेफाइट किसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, आंसर बोलो कार्बन, तो एक्स क्या हो जाएगा, बी का आंसर, ठीक है, एक्स हो जाएगा बोलो कार्बन, ठीक है, और वही बचे क्या आपके पास, डायमंड है, ठीक है सर, और आपके पास जेड बचे, जेड बोलो क्या, जेड जेड ग्रेफाइट, दैट्स योर परफेक्ट आंसर है। चीजों को खोल कर एकदम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछो आपसे, पूछो पूछो, इन दो के अलावा क्या कोई तीसरा एलोट्रॉप्स आपको पता है, अगर हाँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। आज जो क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। State the conditions under which a light ray passes undeviated through a lens है, क्या लेंस का कौन सा कंडीशन है जहां पर लाइट ना बिना डेविएट हुए पास हो जाती है। तो बात करते हैं कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की, और या फिर आपका कॉनकेव है। तो इसमें एक पॉइंट होगा और पड़ा होगा सबका, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, सेम इसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर है। जब यहां से रे ऑफ लाइट पास होती है, यहां से रे ऑफ लाइट पास होती है, तो उस केस में डेविएशन नहीं होता। तो कौन सा कंडीशन है, व्हेन a ray of light passes through the optical center of the lens, it will pass through undeviated, चलेगा। तो पहले का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर काफी काफी अच्छा क्वेश्चन सीखने वाला है। आपसे क्या कह रहा है कि आप पहले मुझे बताओ कि जो n है, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन पे साइन आई, बोलो हाई ना, सही होता है। और ये तो फर्स्ट मान लो, ठीक है। और एक होता है n इक्वल टू सी बाई वी, परफेक्ट है, ये कहां से आया, ये आया स्नेल्स लॉ से ना आपका। ये बोलो क्या सर, ये सेकंड मान लो। तो आप दोनों को जोड़ दो, तो आप मुझे बताओ क्या बन गया, क्या लिखते हैं, सी बाई वी इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, बोलो हाई ना, यस सर लिख सकते हैं। अब इस रिलेशन को ध्यान से बताओ देख के कि जो आपका आर है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो वी है, वेलोसिटी है, वो कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर या फिर इनवर्सली। सोच के बोलना, जब भी सामने सामने हो से बोलते डायरेक्टली, मतलब कि सर वी पक्का साइन आर के बोलो क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, और बच्चे अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा तो वी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो देखो यही क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा है। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपने आई को फिक्स कर रखा है, ठीक है भाई, फिक्स कर रखा है कि आपके पास ना तीन है, ए मीडियम है, बी मीडियम है, और आपका सी है। बी ए के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 25 डिग्री, बी के लिए कितना छपका 30 डिग्री, और सी के लिए कितना आपका 35 डिग्री। आप खुद सोचो सबसे ज्यादा आर, तो आपसे क्या पूछा है, इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम है, मिनिमम, और किस में बच्चे आपका मैक्सिमम है, काफी अच्छा है। तो आप खुद सोचो, जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी या स्पीड होगा, तो सबसे ज्यादा आर किसके लिए, सी के लिए। तो आप बोलोगे सर क्या, कि स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम किस में होगी आपका, मैक्सिमम सी में। रीजन क्या, बिकॉज देखा ना रीजन क्या आपका, मैक्सिमम हो गया आपका सी में, और जो स्पीड ऑफ लाइट है, नन्हे मुन्ने बाल को सुनो, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपका मिनिमम किस में चपका, मिनिमम आपका किस में, ए में। दैट्स योर आंसर, क्या बात है। अब आ जाओ तीसरे पे, व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एमर्जेंट रे। अच्छा चीजों क्या मेरे पास है, आपके पास क्या हुआ, ये सपोज ये ग्लास स्लैब है, यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा, और ये आपका ये ऐसे, और ये आपका ये ऐसे, और ये आपका ये ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसे क्या बोलते हैं, डी, इसे बोला जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। डिफाइन कैसे करोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये कौन से फैक्टर्स में डिपेंड करता है सर, एक तो जो ये ग्लास स्लैब है ना, सुन लो चक्कर दो पूछे, तो एक तो क्या आपका जो ग्लास स्लैब है, जो ग्लास स्लैब ये वाला ना, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, ऑफ बच्चे आपका ग्लास स्लैब है, ठीक है, परफेक्ट है। और सेकंड बच्चे बोल क्या, सेकंड करेगा आपका थिकनेस में भी करता है ना, थिकनेस में भी करता है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, और क्या आपका और सर करेगा आपका बोलो क्या, इसमें भी करता है, ठीक है, एंगल आई में। तो बहुत सारी बातें हैं, दो मैंने लिख दी हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब और थिकनेस ऑफ ग्लास, दैट्स अ परफेक्ट आंसर माय डियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ है, और यहां से क्या स्टार्ट होगा, यहां से आपके स्टार्ट होगा सेक्शन नंबर डी, जो कि 5 मार्क्स कवर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या करें, पहला है आपके पास बहुत ही सिंपल, देखो, व्हाट पीएच डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशंस एंड व्हाई, क्या पीएच आप एक्सपेक्ट करते हो। आपके पास ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे NaCl है, आप मुझे बताओ कि आपके पास है क्या, देखो आपके पास है NaCl है, तो NaCl सॉल्ट है,
इस आप खुद सोचो सॉल्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, ऐसे मानो सॉल्ट को बनाने के लिए एक एसिड चाहिए होगा, एक बेस चाहिए होगा ना। तो एसिड कौन सा, पक्का HCl है, और बेस कौन सा आपका NaOH है ना। वैसे आप और भी ले सकते हो, लेकिन मैंने एक आइडिया लिया कि HCl प्लस में NaOH है। आप मुझे बताओ ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा सर, डैम श्योर है न्यूट्रल बनेगा। अगर न्यूट्रल बनेगा तो इसका पीएच क्या होगा सर, वो एग्जैक्ट इक्वल टू 7 है। परफेक्ट है, हो गया काम खत्म। सेम वही CuSO4 है, CuSO4 अब देखो ये Cu कहां से आया होगा सर, Cu आया होगा कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड से, है ना। और ये SO4 कहां से आया, हमने सुना आपका, ये H2SO4 से आया। परफेक्ट है, बोलो है ना। तो सेम वही कहानी, ये कैसा आपका, अब इस केस में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में वीक बेस क्या बनेगा, आपका बनेगा एसिडिक सॉल्ट है। अगर ये एसिडिक सॉल्ट है तो इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच लेस देन 7 होगा। बोलो हां ना, यस सर। सेम वही कहानी है Na2CO3 है ना, Na2CO3 क्या करोगे सर, पक्का 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 आपका जो बेस हो गया, बेस NaOH होगा और आपका जो एसिड है वो है कार्बोनिक एसिड H2CO3 है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, फिर से बोलना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, क्या सॉल्ट आपका, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो आपका बनेगा बेसिक सॉल्ट है ना, बेसिक सॉल्ट है। तो पीएच क्या होगा सर, पीएच पक्का इसका 7 से ज्यादा होगा ही होगा। दैट्स द परफेक्ट आंसर है। तो बोलो क्या, इक्वल टू 7, ग्रेटर देन, लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7 है। और कह रहा कि अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। देखो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH है, तो इसके पास भी हाइड्रोजन है। परफेक्ट है। और ग्लूकोज C6H12O6 है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन HCl का एक्वस सॉल्यूशन कर जाता है। रीजन क्या है, बहुत सिंपल सर, देखो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होंगे पक्का अपने एक्वस सॉल्यूशन पे अपने आयंस दे रहे होंगे, तो अगर ये नहीं देंगे तो भैया कैसे कर पाओगे, है ना। ये सुनो क्या है, तो फिगर जो आपके सामने है, यहाँ पर ग्लूकोज है, यहाँ पर अल्कोहल है और यहाँ पर HCl है। हम क्या देखते हैं इस वाले केस में और इस वाले केस में, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, लेकिन इस वाले केस में कर जाता है। रीजन क्या है, बिकॉज ये दोनों ना, जो ग्लूकोज और अल्कोहल बड़े ही बदतमीज होते हैं, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन पे H प्लस आयन हो गया या OH माइनस आयन से फर्निश नहीं करेंगे। और जब तक तुम भैया आयंस नहीं दोगे, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का अधिकार रखते हो, नहीं सर। लेकिन ये वाला क्या दे देगा, ये वाला आपका H प्लस और Cl माइनस है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। परफेक्ट माय डियर। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इसी के और में था क्वेश्चन, पहला A B C क्या रीजन देना है, व्हाई इज टार्टरिक एसिड एडेड इनटू बेकिंग सोडा टू गेट बेकिंग पाउडर। कह रहा है कि बताओ कि रीजन क्या है, रीजन ना कि बेकिंग सोडा में क्यों ऐड किया जाता है। तो चलिए बेकिंग सोडा जो होते हैं ये आपके बेकिंग सोडा बेसिक होते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा आपके ये थोड़े बेसिक होते हैं, ये आपके बेसिक होते हैं। अगर बेसिक है तो कैसे होंगे सर, पक्का बिटर होंगे। अगर बिटर है तो होता क्या आपका, अगर बिटर है तो इसीलिए, तो इस बिटरनेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बिकॉज़ बेस ना बेस, और बेस को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, टार्टरिक एसिड। मतलब आप क्या बोलोगे सर, देखो कि अगर आप क्या करोगे कि बेकिंग सोडा जो कि बिटर है, तो जो कि बेस है बिटर है, तो इसके टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसके बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल किया था। एग्जांपल लिखोगे, इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द बिटरनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बेसिक। ये सुन क्या, बेसिक सॉल्ट है ना। आज जो बी आपके पास है, बी क्या कह रहा है, ये ए हो गया। व्हाई डज टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। वेरी सिंपल, देखो कि हमें पता है कि जब पीएच जो है ना 5.5 से कम होता है, तो उस केस में क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका टूथ डिके। तो क्या ऐसा क्यों होता है, सुनो। अच्छा क्या, बच्चे मान लो सपोज कि ये आपका महंगा सा दांत है, ये महंगा सा दांत है, और इसके जो दांत है बाहर, इससे क्या होता है, ये इनेमल होता है। ये इनेमल क्या है, इनेमल आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना। तो अब ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, ये बना होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट से। अब होता क्या है, जैसी पीएच आपका 5.5 से कम हुआ, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब फूड को ब्रोक करते हैं, तो वो एसिड यहाँ इकट्ठा होगा, और वो एसिड क्या करेगा, इसको डिसॉल्व करना चालू कर देगा, इसके इस लेयर को डिसॉल्व करना चालू कर देगा। और डिसॉल्व करके जैसे अंदर पहुंचेगा, ये करते करते माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको पूरा सड़ा देंगे। मतलब क्या हुआ कि जो बाहर की जो लेयर थी, ये ब्रोक हो गई, डिसॉल्व हो गई ड्यू टू द एसिडिक, मतलब एक तरह का एसिडिक सॉल्यूशन से वो डिसॉल्व हो गया, इसलिए। तो आप बोलोगे एट दिस पीएच आपका जो इनेबल कैल्शियम फॉस्फेट है वो ब्रेक होना चालू हो जाता है, डिसॉल्व होना चालू हो जाते हैं। और तीसरा क्या कर रहा है, हाउ वुड यू से दैट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वेरी सिंपल है, आप ना क्या करना, अगर आप फिगर चाहिए तो मिस हो गया, आप करना कि क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 को ओपन करना। लास्ट में एक है जहां पर आपके पास है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स,
उसके पास फिक्स वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और ये ब्लू रंग के क्रिस्टल्स होते हैं। जब इसको हीट किया जाता है बेटा, जब इसको हीट किया था हम क्या देखते हैं कि अब क्या करो, इसको हीट करो और ऊपर ना एक सपोज से हीट कर रहे हो आप, ऊपर क्या कर दो, ऊपर ना एक ना ग्लास मतलब कुछ ना आप इसे कंटेनर रख दो, तो क्या होगा जब जाएगा वाटर है ना, तो होता क्या हीट करेंगे तो वाटर ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा और यहाँ पर आगे कंडेंस हो जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं हीटिंग के बाद यहाँ पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ चुके हैं। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाता है कि भैया इनके पास फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स थे और साथ में जो इसका कलर ब्लू होता है, जब आप हीट करोगे तो वाटर चला गया तो ये व्हाइट रंग में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ा जाए। अब एक आपसे क्वेश्चन बताओ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन माय डियर। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने क्या कह रहा है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। बहुत सिंपल है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है सर। बाइनरी देखो मैं की पॉइंट लिख रहा हूँ, बाइंड आप क्या करना पहले लिखना यहाँ पर बाइनरी फिजन, ठीक है, आप लिखना चाहिए आपका बाइनरी फिजन है और बच्चे यहाँ पर क्या आपके पास यहाँ पर सर है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन है। बाइनरी में एक सिंगल न्यूक्लियस, आप बोलोगे एक सिंगल न्यूक्लियस टूट के दो न्यूक्लियाई बनता है, मैं समझा रहा हूँ। और यहाँ पर एक सिंगल न्यूक्लियस टूट के दो और दो से ज्यादा न्यूक्लियाई बनते हैं। परफेक्ट है, आ जाओ। सेकंड बोलो क्या है, आपने देखा होगा कि जो बाइनरी फिजन में अमीबा और इसमें प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के बाहर ना एक हार्ड आउटर प्रोटेक्टिव लेयर आती है, तो इस वाले केस में वो नहीं आ पाता, उसे सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट क्या आपका एब्सेंट है, लेकिन इस वाले केस में सिस्ट क्या आपका प्रेजेंट है। और तीसरा एग्जांपल लिख दो कि सर ये अमीबा पे होता है और ये वाला केस में आपका प्लाज्मोडियम पे। परफेक्ट है, हमेशा अपने आंसर को पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, बहुत ही प्रिसाइज होकर, रटना कुछ नहीं है, ठीक है। परफेक्ट है, जब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब बी पढ़ा दो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी ने पढ़ा हुआ ग्राफ्टिंग के बारे में, समझना अगर नहीं पता आपको। ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग सर एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल है, जहां पर होता क्या है कि आपके पास मान लो कि ए और बी है, आपने क्या देखा कि इस ए का रूट सिस्टम काफी अच्छा है, आपने ये देखा इस ए का रूट सिस्टम काफी अच्छा है। और क्या देखा कि इस बी वाले का ना, बी का रूट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बी का जो ऊपर है जो शूट सिस्टम काफी अच्छा है, शूट सिस्टम काफी अच्छा है। तो आपने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया कि इस ए का, ए से क्या ले लिया, ए से ये अच्छा है ना, ये अच्छा है, तो ए से ले लिया रूट है ना, और बी से क्या बेटा शूट है, और दोनों प्लांट को जोड़ दिया। ऐसा फार्मर्स प्रैक्टिस करते हैं। तो जो आपका रूट जहां से आता है उसे बोलते हैं स्टॉक, ठीक है बेटा, और आपका जो शूट वो किसे क्या बोलते हैं, शियोन है, और दोनों को जोड़ दिया जाता है। आप बताओ ऊपर क्या होगा, अब जो बनेगा मतलब ऊपर क्या, जो ऊपर होगा शियोन, ऊपर शियोन, नीचे क्या होगा स्टॉक होगा। परफेक्ट है। आप मुझे बताओ कि अब फ्लावर कहाँ आएंगे, फ्लावर यहाँ पर आएंगे, फ्लावर तो शियोन के ही होंगे ना, बिकॉज स्टॉक जो है ये किसका, ये रूट है, तो जो रूट है आपका उसमें फ्लावर तो आते नहीं है, जो फ्लावर्स जो आएंगे उसमें वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे, शियोन के हिसाब से आएंगे। तो आपसे क्या कह रहा है, एक स्टॉक है, अगर स्टॉक के पास कितने क्रोमोसोम बेटा, 56 क्रोमोसोम, ध्यान देना काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर स्टॉक के पास 56 क्रोमोसोम है और शियोन के पास कितना बेटा 24 है, तो कह रहा है कितने कितने आपके क्रोमोसोम रूट में होंगे, कितने रूट में चलेगा। आप बताओ कि अब रूट में क्या, रूट में आपका ये हाफ होते हैं, नहीं, बिकॉज रूट में बच्चे क्या है, जो इसके पास क्रोमोसोम थे 56, तो 56 ही रहेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा कि सर इस वाले में 56 ही रहेंगे। लेकिन एग सेल क्या है, गैमेट्स है, और गैमेट्स कैसे बनता है बेटा, गैमेट्स बनता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होके, जैसे इंसान में होता है ना कि हमारे पास 46 होता है, अब ये हाफ हो जाते हैं 23 और आपका 23 है। सेम वही कहानी है आपके पास जो शियोन है, बिकॉज इसमें सीखने की बात ये है कि शियोन से ही फ्लावर बनेंगे, तो 24 है और गैमेट्स बनते समय 24 का आधा हो जाएगा और कितना आपका 12। परफेक्ट है, बोलो हाय ना, यस सर। तो आंसर इसका 12 हो जाएगा और इसका आंसर चाहिए आपका सॉरी माय डियर, इसका आंसर 12 हो जाएगा और जो ये वाला रूट का उसका आंसर 56 है। अगर बच्चे इस क्वेश्चन में डाउट है ना, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे, नेक्स्ट सैंपल पेपर में इसका फिर से जिक्र कर दूंगा। बस सीखना क्या है, स्टॉक नीचे होता है और शियोन ऊपर है, शियोन से फ्लावर बनेगा और स्टॉक क्या रूट बनेगा, उसमें डिवाइड नहीं होता। और ऐसे डिवीजन को बोलते हैं, नीचे वाले को मिटोसिस और ऊपर वाले को बोला जाता है मियोसिस, जिसका आपने अध्ययन क्लास 9th में किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक इसी के और में था गिव रीजन है। चलिए ना अब चेक करें, गिव रीजन आपके पास क्या है। हाँ ओके, जो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा आपसे कहा जा रहा है कि बताओ कि प्लेसेंटा क्यों बहुत ही एसेंशियल है। बहुत सिंपल है, सुनना इसको, हम एक पीवाईक्यू से बहुत बार कर चुके हैं बच्चे। प्लेसेंटा एक टेम्पररी ऑर्गन है जो कि हेल्पफुल होता है। ये कनेक्शन है किसके बीच में, फीटस और मदर के बीच में। यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, यहीं से एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, और यहीं से आपका जो फीटस का जो वेस्ट है बाहर निकलता है, तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। यहाँ पर प्लेसेंटा के फंक्शन को लिखना है। नीचे क्या है, ब्लॉकिंग ऑफ वास रेफरेंस,
प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी या ब्लॉकिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब ये है क्या, ये दोनों के दोनों सर्जिकल मेथड्स के अंदर आते हैं, दोनों के दोनों सर्जिकल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन के अंदर आते हैं, जहां पर क्या होता है, वास्ट डिफरेंस क्या करता है, वास्ट डिफरेंस आपके स्पर्म को कैरी करेगा। आई थिंक फिगर है यहाँ पर, अच्छा फिगर नहीं आपका, जस्ट वास्ट डिफरेंस क्या करता है, आपके वास्ट डिफरेंस करेगा, बोलो क्या कि सर ये आपके जो मेल ने जो टेस्टिस स्पर्म बनाया, उस स्पर्म को लेके जाता कहां, बाहर यूरेथ्रा के पास है। तो आपने इसी को ही ब्लॉक कर दिया, अगर इसी को ही ब्लॉक कर दिया तो मुझे बताओ क्या स्पर्म का ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहां से आपने स्पर्म गैमेट्स के ट्रांसफर को ही रोक दिया, तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देंगे। सेम वही कहानी है, फीमेल पे फैलोपियन ट्यूब है जो कि ओवा को कैरी करता है, कहां तक लेके जाता है, यूटेरस तक लेके जाता है, तो आपने वो भी रोक दिया। तो इसका मतलब क्या, दोनों तरीके से आपने गैमेट्स के ट्रांसफर को रोक दिया, जिससे आपने क्या कर दिया, एक तरह का कंट्रासेप्शन कर दिया। तो यहां से ना फर्टिलाइजेशन होगा ना आपकी प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, सबका यहाँ पर आ जाओ A B C D E और राइट द फंक्शन ऑफ पार्ट ए है। बच्चे देखो क्या ए, बच्चे क्या आपका ए, ये तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये जो ए है ये क्या आपका, ये तो ये एक्सक्रीटरी का पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है सबका, आपके पास क्या है, ये बेटा बोलो कि आपके पास ये है यूरिनरी ब्लैडर है, परफेक्ट है, बोलो हाय ना, यस सर। और अच्छा बी बोलो क्या, बी सर, बी देखो क्या, अच्छा बी ना, ये आपके पास क्या है, बोलो ये टेस्टिस है, टेस्टिस है, देखो ये रहा, इसी बात चल रही है वास्ट डिफरेंस की। ये बी अच्छे क्या वास्ट डिफरेंस है, चलेगा सर, दौड़ेगा। सेम वही कहानी है सबका, सी बोलो क्या, सी, सी तो सर ये है आपका, ये है यूरेथ्रा है ना, ये आपका यूरेथ्रा है। और डी बचे क्या, डी आपका पेनिस। दैट्स द परफेक्ट आंसर माय डियर। आगे सभी को आया। इसी को ना देखो वर्ड लिखना है, जब आप कॉपी में सॉल्व कर रहे हो तो आप ना एनसीईआरटी ढूंढ के, वैसे पीवाईक्यू से बहुत बार कर चुके हैं, पीवाईक्यू में हर एक क्वेश्चन को क्या लिखना वो डिस्कस किया है। अब इस सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, परफेक्ट है। आजो 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 आजो, देखो ना ये रहा, ये वही क्वेश्चन था, ये डायग्राम जो आया है ना वो यहाँ से उठाया गया था, यहाँ से धप्पा किया गया था। तो आप इसकी और अच्छी लेबलिंग यहाँ पर चेक इट आउट कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्लैंड और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ। और ये रहा आपका, ये रहा आपका आई थिंक लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो व्हेन डू यू से दैट द रेसिस्टेंस ऑफ द वायरस 1 ओम, मतलब क्या है कि बताओ कि आप रेसिस्टेंस ऑफ वायर 1 ओम है, तो कैसे करेंगे, R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई, चलेगा, यस सर। तो V कितना चाहिए, ये V जब 1 वोल्ट होगा, ये 1 वोल्ट होगा, और ये जब 1 एम्पियर होगा, तो रेसिस्टेंस कितना चाहिए आपका, ये होगा 1 ओम, चलेगा। मतलब अब सर किसी कंडक्टर के अक्रॉस, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस आपने जो है कितना दे रखा है, 1 वोल्ट दे रखा है, और 1 वोल्ट देने पर यहाँ पर कितना करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट दे रखा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना आपका, 1 ओम। डिफाइन कैसे करोगे, 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस व्हिच 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड एंड थ्रू व्हिच 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। आज व्हाट हैपेंस टू द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन द लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हाफ हो गया, ठीक है। अब इसे लेंथ ऑफ कंडक्टर हाफ हो गया, तो मैं पहले मान लो कि लेंथ L था, अब कितना हो गया, L डैश हो गया, तो L/2 है। आपने लेंथ को हाफ कर दिया, हमें पता है कि जो रेसिस्टेंस है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, तो लेंथ को अगर आपने हाफ कर दिया तो R भी क्या हाफ है, तो आप बोलोगे कि सर रेसिस्टेंस आपका हाफ हो जाएगा। रीजन वैसे नहीं पूछा है, रीजन पूछते तो आप बोलते रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, यस लेंथ है ना आपका। व्हाट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस, आई थिंक फिगर आएगा आपका, आई थिंक एक काम करो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ले लिया अच्छा स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीन ले लो, मैं सब कर रहा हूं, आ जाओ, नहीं क्या तो बैक करके लेना। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, अब आपसे क्या है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, बहुत ही प्यारा छोटा सा क्वेश्चन है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, देखो क्या है, 2 ओम और 2 ओम कौन सा कनेक्शन सीरीज है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर, 2 ओम प्लस में 2 ओम, दैट्स योर आंसर। बोलो क्या 4 ओम, सर मजाक था ये तो। आज लास्ट में क्या है, एक सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना है, जहां पर 2 सेल्स होने चाहिए, ये दोनों इतने वोल्ट के हैं, 1.5 1.5 और ये 3 रेसिस्टर हैं, जो आपका है 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम है, और एक प्लग की है, और सारे सीरीज में, तो इसको आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर नहीं है, ये आप खुद करोगे, बहुत ईजी है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और इस तरीके से एक बार जोरदार तालियां, हमने सैंपल पेपर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। और क्या हो चुका है, सैंपल पेपर 3 बाय। देखो कितना सिंपल है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है और पीवाईक्यूज कर रखी है, तो भैया सैंपल पेपर से एनर्जाइज हो जाओ यार, कितना अच्छा है ना यार, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, बस दिक्कत कहाँ है, थोड़ा सा आपके जो वर्ड्स आप लिखोगे उसको और अच्छा करना, वही सीखना है। और जहां पर लगे कि हाँ ये डेफिनेशन मेरी कमजोर है, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, ठीक करो, अपनी गलती को ठीक करते जाना, और कुछ नहीं करना है। तो आपने अभी तक अगर एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं करी है तो मुझे गलती कर रहे हो, पहले आप एनसीईआरटी करना, फिर सैंपल पेपर तो सिर्फ बहाना है रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का, और कुछ नहीं माय डियर। तो इस तरीके से माय डियर, इस तरीके से आपका जो है ये यहीं ओवर हो जाता है। और एक बार सब मिलके बोलेंगे साइंस तो अपनी है। कौन कौन बच्चा ये सोचता है कि साइंस अपनी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब आएगा सैंपल पेपर 4 आएगा, साथ साथ
PYQs करते जाओ, तो बहुत कुछ करते जाओ और इस बार काफी अच्छा स्कोर करना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।